उस डिजाइन एक्सरसाइज के, तो वो खैर करते हैं। टाइम अगर किसी को शॉर्ट हो तो वो एक आध दिन और एक्सेस वगैरह का कुछ कर लेंगे, तो संडे को करते हैं। तो हम लोगों ने जो इसके अंदर शुरू किया था उस दिन बेसिकली प्री एम्पलीफायर्स पे फोकस करना शुरू किया था। और प्री एम्पलीफायर के अंदर बेसिकली हमने कुछ इसी टाइप का डिटेल देखी थी कि भाई आपका सेंसर है और इवेंचुअली उसके बाद आपके पास पूरी एक चेन है जिसमें सबसे पहले आपका प्री एम्पलीफायर बैठा हुआ है, और उसके बाद फिर देयर इज अ कंप्लीट चेन के जिसमें आपके फिल्टर्स हैं, एम्पलीफायर्स भी हैं इधर इसी तरीके से। फिर देन इवेंचुअली देयर इज एन एडीसी एंड देन देयर इज एन इन्फो प्रोसेसिंग सिस्टम जो कि डिजिटल डोमेन में बैठा हुआ है। इस टाइप की चीज हमने डिस्कस करी थी, और फिर इस कंपोनेंट के ऊपर फोकस करना शुरू करा था। इस कंपोनेंट पर फोकस करते हुए हमने इस इंटरफेस को थोड़ा सा समझा था। हमने एक पर्टिकुलर टाइप के सेंसर पे फोकस किया था। ये हमने एक मेम्स माइक्रोफोन को देखा था। अच्छा, मैं आज इंशाल्लाह तुम लोगों को रेफरेंस मटेरियल भेज दूंगा। मुझे पहले लगा था कि मैंने शायद भेज दिया है ग्रुप पे, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं आया है तुम लोगों को रेफरेंस मटेरियल। उसमें मेरी पीएचडी थीसिस भी है और बुक्स की भी पीडीएफ है, वो भेज दूंगा तुम लोगों को। तो इसका मेम्स माइक्रोफोन का हमने स्ट्रक्चर देखा था, वो तो मैं यहाँ नहीं रिपीट कर रहा, लेकिन इवेंचुअली वी वर एबल टू कम अप विद एन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉडल जो कि कुछ ऐसा था। This was the moving membrane, this was the fixed backplate, there was a pressure sensitive capacitance, इसको हमने CM कहा था, there was a DC capacitance C0 कहा था, इसको हमने CP1 भी कहा था और C1 C2 टाइप भी हमने कहा था। So this was our equivalent electrical model जो कि हमने सेंसर का निकाला था, and the idea was कि we want to sense or read out CM and convert it into either a corresponding voltage or a corresponding current। सही है। So this is the game जो कि प्री एम्पलीफायर ने करना है। तो इसको हमने पहली एक अप्रोच जो देखी थी प्री एम्पलीफायर की, दैट वाज, तुम लोगों को नाम उस्मान ने बताया होगा, कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट। सही है। अब ये क्या है फिलहाल, तो जस्ट टेक द नेम फ्रॉम मी, इसको हम समझेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मतलब इसकी अप्रोच को हम डेवलप करेंगे। सो मैं एक आध इक्वेशन लिखता हूँ तुम लोगों के सामने। ये क्या चीज है, इक्वेशन देखी है तुम लोगों ने इससे पहले? सर कैपेसिटर का जो चार्ज स्टोरेज होती है। सॉरी, आवाज बहुत हल्की आ रही है, एक बार फिर से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यही कहता है कि भाई चार्ज ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है। सही है। तो इस तरीके की कोई बात करता है। तो ये इक्वेशन तो कोई अजीब सी चीज है, ये कहती है Q इज इक्वल टू सी वी। ये तो हमें पता ही है कि चले जनाब चार्ज है। ये क्या चीज है? ये वोल्टेज है, ये भी हम जानते हैं वी। और ये क्या है भाई? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। एकदम से कहीं से बीच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते करते कैपेसिटेंस की बात आ गई। तो ये क्या, ये किस टाइप का, मतलब मैथमेटिकली तो
बड़ी सी बात कर रहा है, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, और ये चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ट्रांसफर हो जाता है, इधर चला जाता है उधर चला जाता है। तो इसको किस तरीके से, मतलब हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन कि यार ये Q इज इक्वल टू C और Y इज Q? if I look at it closely तो लगता है यही कि Q is maybe directly proportional to V और C is a constant of proportionality। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि चलो मतलब दूसरी लॉजिक लगा लेते हैं, Q is directly proportional to C and maybe V is a constant of proportionality। तो कोई एनालॉजी है जो इस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर सके? एक छोटी सी एनालॉजी मैं देता हूँ। एक ग्लास है, इसमें इतना पानी है, इस ग्लास के पानी को मैंने डाल दिया इस ग्लास में, तो अब क्या होगा? लेवल बढ़ जाएगा सर पानी का। लेवल बढ़ जाएगा, सही है। चलो यहाँ आ गया, तो क्या इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर प्रूफ हुआ? जी सर, पानी तो उतना ही रहा, सिर्फ पानी लेवल उतना ही रहा, तो क्या चीज चेंज हुई? सो वोल्टेज मतलब लेवल उसका चेंज हो गया। हाँ, तो चलो, तो वोल्टेज को कभी तुम लोगों ने पोटेंशियल के नाम से या पोटेंशियल एनर्जी के नाम से पुकारा है इससे पहले कभी? जी 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 सर। पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन क्या होती है वैसे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या एक्चुअल फिजिक्स वाली डेफिनेशन क्या है वोल्टेज की? ये जाकर जरा घर पे सेल्फ स्टडी करना, और परहैप्स यू वुड बी सरप्राइज्ड कि हाउ क्लोज इट इज टू पोटेंशियल एनर्जी। सही है, तो ठीक हो गया। अच्छा भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी बढ़ गई, लेवल बढ़ गया, और पानी जो है उतने का उतना ही है। सही है। सो व्हाट इज दिस इक्वेशन सेइंग? दिस इक्वेशन इज सेइंग कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देयर इज अ पर्टिकुलर कैपेसिटी टू होल्ड अ चार्ज। सही है, तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल, अब इसको पानी का ग्लास नहीं समझना। लेट्स से कि दिस इज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डाल रहा हूँ। सही है, so this system has a particular capacity which is being denoted by C। सही है, तो अब इस कैपेसिटी पर ये डिपेंड कर रहा है कि हाउ मच चार्ज यू वांट टू स्टोर इन दिस सिस्टम, कि आपने कितना चार्ज स्टोर करना है। तो अगर फर्ज करेंगे आपने कोई 10 इलेक्ट्रॉन स्टोर करने हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है ना इतने लेवल पर आ गए। अब ये लेवल जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग लेट्स से 1 वोल्ट, दिस लेवल इज रिप्रेजेंटिंग 2 वोल्ट, दिस लेवल इज रिप्रेजेंटिंग 10 वोल्ट। तो आपने 10 इलेक्ट्रॉन डाले, वो इतने लेवल पर आ गए इस कैपेसिटी में। आपने 20 इलेक्ट्रॉन डाले तो 2 वोल्ट वोल्टेज क्रिएट हुआ, और उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ इसकी वजह से अगेंस्ट अ रेफरेंस टर्मिनल, जाहिर है इस सिस्टम में। तो पॉइंट इज के आपको ये सिस्टम कह रहा है कि भाई आपने जितना चार्ज बेसिकली स्टोर करना है वो डिपेंड करेगा इस चीज पर कि आप कितना जो है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस या कितना ज्यादा वोल्टेज क्रिएट करें। और कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा कि कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। अब यही चीज अगर आप स्टोर करते ऐसे सिस्टम में जिसकी कैपेसिटी कम थी, तो हो सकता है कि 10 इलेक्ट्रॉन के साथ ही वो जो है 4 वोल्ट पर ले जाता आपको, 1 वोल्ट के बजाय। सो इट डिपेंड्स के कि आप इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि Q ओवर V कर देता हूं मैं इज इक्वल टू C, कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने के लिए कितना वोल्टेज आप अचीव करेंगे या कितनी पोटेंशियल एनर्जी आप बेसिकली स्टोर करेंगे, या एक पर्टिकुलर लेवल को अचीव करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को अचीव करने के लिए कितना चार्ज स्टोर करना होगा, ये उस सिस्टम के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। सही है, तो अब ये यहाँ पर बेसिकली अजम्पशन यही है कि आपका सिस्टम ऐसा है विच हैज अ कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस। सही है, एंड दैट आल्सो मींस कि देयर इज नो लीकेज ऑफ चार्जेस। अब आप यहाँ पर पानी वाले एग्जाम्पल पर वापस आए तो ये हो सकता था कि आप कहते हैं हाँ भाई इतना पानी है, अब मैंने डाला है लेकिन इसके अंदर कुछ लीकेज भी है, यहाँ से थोड़ी देर बाद ये इस लेवल पर आ गया। अब आप कोई नया फॉर्मूला ले आते हैं, आप कहते हैं जनाब कि नहीं ये तो कैपेसिटी कम हुई लेकिन लेवल उतना ही रहा, ऐसा रहा वैसा रहा। तो
आप तो कोई नया लॉ लाने लग जाते। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर कि आपका सिस्टम ऐसा है कि जिसके अंदर देयर इज नो चार्ज लीकेज, इट कैन होल्ड चार्जेस इनडेफिनेटली। सही है। सो इस चीज को कि जिधर से कोई चार्ज लीकेज ना हो, इसको आप किस मशहूर नाम से जानते हैं भाई? जिधर से कोई चार्ज फ्लो ना करता हो। अच्छा चलो, चार्ज से कंफ्यूज हो रहे हो, जिधर से कोई करंट ना फ्लो करता हो। पर यूनिट टाइम चार्ज जो है वो करंट ही है ना यार। तो जिस जगह से रेजिस्टर। फ्लो करता है उसको क्या कहते हो? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से तो करंट फ्लो करता है। जिधर से बिल्कुल करंट ही फ्लो नहीं करता उसको क्या कहते हो? Insulators. हैं? ओपन Insulators. सर्किट कहते हो ना? हाँ। सो इट्स सपोज टू बी एन ओपन सर्किट। अब ताहिर की आधी बात पर आ जाते हैं। और अ वेरी हाई इम्पीडेंस पाथ, या तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, सही है, कि थोड़ा 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 चार्ज फ्लो कर रहा है जो कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, सही है, और आप कह रहे हैं हाँ यार उतना ही तो है वोल्टेज। ये कैपेसिटर चार्ज करके रखा आपने और उसके बाद आपने कहा यार मैं 10 दिन के बाद आया हूँ, उस दिन भी 12 वोल्ट थे, आज भी 11.9999 वोल्ट है। अब लीकेज तो हुई है लेकिन बहुत कम लीकेज हुई है। सो देयर इज अ वेरी हाई इम्पीडेंस पाथ। या फिर ये कि इतना हो कि बिल्कुल ही ओपन सर्किट हो। अब बिल्कुल ओपन सर्किट तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सिस्टम्स में नहीं होता। तो जब इस चीज को हम, अब हमें ना थोड़ा सा ही देखना होगा कि वी वांट टू कम अप विद अप्रोच, रीड आउट अप्रोच, जो कि कहती है कि कांस्टेंट चार्ज रखना है और वोल्टेज को रीड आउट करना है। अब किसी जगह पे कांस्टेंट चार्ज कैसे रखना है, पहला सवाल तो ये आना है, और वो कौन सी जगह है वो आपको पता ही है, जो आपका सेंसर का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉडल है। और ये भी प्री एम्पलीफायर की बहुत डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है कि वी हैव टू बायस द सेंसर इलेक्ट्रिकली टू क्रॉस डोमेन। अभी तो मूवमेंट है ना, डेल्टा सी जो है या सी एम जो है वो इस वजह से है कि देयर इज अ मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम, जो कि हम पिछली बार सेंसर के स्ट्रक्चर में देख चुके। तो मैं उस पर दोबारा नहीं जा रहा हूँ डिटेल्स पर, लेकिन हम ये बात कर चुके हैं कि वी हैव टू इलेक्ट्रिकली बायस इट अगर हमें डोमेन क्रॉस करना है, सही है। उसके बाद हम दो तीन और मसले मसाइल भी हम जानते हैं सिस्टम्स के, लेकिन ये कि हम पहले चले, पहले हम इलेक्ट्रिकली बायस करने की जो बात करें। तो इलेक्ट्रिकल बायस के लिए क्या ख्याल है भाई, मैं इसको क्या करूं? मतलब उस दिन भी बात हुई थी हमारी कि हम वी शुड अप्लाई अ बायस वोल्टेज, सही है। घूम फिर कर हम हर जगह फोटो डायोड मैम्स ये वो we used to apply a bias voltage to excite pre-amplifier and cross the domain, सही है। तो ये मूविंग मेम्ब्रेन है, जो कि एक्चुअल मेम्ब्रेन है जो कि हिलती है, ये फिक्स बैक प्लेट है। तो मैं फिक्स वाली जगह पर, अभी मुझे पता नहीं, मैं फिक्स वाली जगह पर अप्लाई कर देता हूँ वोल्टेज मूविंग मेम्ब्रेन से। आई वुड ट्राई कि यहाँ पर मैं अपना रीड आउट लगाऊं, सही है, यहाँ रीड आउट लगाऊं, और इधर मैं फिर एक फिक्स बायस वोल्टेज जिसको मैं वी बी कहता हूँ, मैं इस टर्मिनल पे अप्लाई कर देता हूँ, सही है। तो ये आपको याद होगा कि क्यों करना था ये। फिर वही इस काम के लिए करना था कि हमने कर्व बनाया था, हमने एक क्यू पॉइंट पिक करना था। क्यू पॉइंट क्या था? डीसी या वी है, ये जो भी है, आई है, वॉट एवर। तो डीसी वी पिक करना है। तो यहाँ पर जो क्यू पॉइंट है इज द डीसी वी एंड द डीसी आई, ताकि डीसी वी हम पिक करें, डीसी करंट उससे सिलेक्ट हो, और उसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो देंगे एसी, और यहाँ पर हम उसके बदले में एक एसी रेस्पॉन्स हम लेंगे। ये हमने देखा था। तो यहाँ पर चलो हमने वीबी दे दिया। क्या ख्याल है कि डीसी बायसिंग हो गई है इस सिस्टम की? अच्छा चलो, इधर से मैं एक एक सवाल आपसे और पूछता हूँ कि जब आप कैपेसिटर या इंडक्टर बेस्ड सर्किट देखते हैं, सही है, तो आपका सीक्वेंस क्या होता है उस सर्किट को सॉल्व करने के? सबसे पहले आप क्या करते हैं?
मतलब द जेनेरिक सीक्वेंस, मतलब तरीके तो बहुत सारे हैं, उल्टा उल्टा सोल्यूशन भी किया जा सकता है सब कुछ। लेकिन जब कैपेसिटर और इंडक्टर होता है सर्किट में, देयर आर सर्टेन टर्म्स जो कि यूज होती हैं फिर। एक होता है नेचुरल रेस्पॉन्स, एक होता है फोर्स रेस्पॉन्स, एक होता है टोटल रेस्पॉन्स। ये सारे नाम सुने हैं? यस सर। तो क्या होता है नेचुरल रेस्पॉन्स, क्या होता है? सारी इनिशियल कंडीशंस को जीरो कर देते हैं हम, इसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है वो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। और फोर्स रेस्पॉन्स क्या होता है? जब कोई इनपुट अप्लाई इनपुट। करते हैं फिर उस इनपुट का क्या इफेक्ट आता है हमारे सिस्टम पे, वो फोर्स रिस्पॉन्स होता है। तो फोर्स क्यों कहते हैं इसको फोर्स रेस्पॉन्स? उस इनपुट का कुछ और नाम होता है, उस इनपुट का नाम होता है फोर्सिंग फंक्शन। यानी कि देयर इज अ वोल्टेज सोर्स और अ करंट सोर्स जो कि मुख्तलिफ नोड्स को किसी जगह पे फोर्स करती है, भाई इस वोल्टेज पे आ जाए, इस करंट पे आ जाए, ये कर ले वो कर ले। सो देयर इज अ फोर्सिंग फंक्शन इन द सर्किट, सही है, विच मीन्स अ सोर्स, वोल्टेज और करंट सोर्स। दूसरा नेचुरल रेस्पॉन्स इज व्हेन देयर इज नो फोर्सिंग फंक्शन इन द सर्किट, सही है। एक कैपेसिटर में कुछ एनर्जी स्टोर हुई है, वो एनर्जी आपने उसको कहीं उसके आगे एक रजिस्टर लगाया, अब वो कैपेसिटर जो है ना वो अपने कोई अपना एक रेस्पॉन्स दे रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है रजिस्टर के थ्रू। सो दैट इज नेचुरल रेस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स किसको कहते हैं? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स भी नेचुरल रेस्पॉन्स का दूसरा नाम है। नेचुरल रेस्पॉन्स ट्रांसिएंट जो है नेचुरल। वो, हाँ, वो थोड़ी देर के बाद डाई आउट कर जाता है। नेचुरल रेस्पॉन्स ज्यादा देर तक, मतलब कैपेसिटर खुद से चार्ज होकर नहीं बैठा रह सकता है ज्यादा देर तक, इवेंचुअली वो ट्रांजिएंट से गुजर के और डिस्चार्ज हो जाएगा। तो पहला काम जो आप करते हैं सी और एल सर्किट्स में, तो ये पहले तो आप देखते हैं, अच्छा जनाब नेचुरल रेस्पॉन्स देखना है, मैंने एन क्या देते थे, फोर्स रेस्पॉन्स देखना है, टोटल रेस्पॉन्स देखना है। अब चाहे वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, तो वो करंट हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका होता था, व्हेन देयर आर एसी एंड डीसी बोथ इन द सर्किट, यानी कि आपका जो फोर्स रेस्पॉन्स है उसमें एसी भी है और डीसी भी है, then the first thing to do is that you find DC solution of your circuit। सही है, तो पहला काम आप क्या करते हैं, आप अपने सर्किट का डीसी सोल्यूशन निकालते हैं। क्यों निकालते हैं डीसी सोल्यूशन? इसीलिए कि मेरे पास ऑपरेटिंग पॉइंट आ जाए। व्हाट इज दिस? दिस इज डीसी वी एंड देन दिस इज डीसी आई। के मैंने एक डीसी वी बायस दिया हुआ है इधर, जो कि इधर लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है भाई इस वक्त इससे डीसी आई क्या फ्लो कर रहा है, मैं किस ऑपरेटिंग पॉइंट पे बैठा हूँ। सो डीसी सोल्यूशन इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फाइंड। जबकि अब वो डीसी सोल्यूशन से आपका फिर ऑपरेटिंग पॉइंट आएगा, और फिर ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर इन जनरल ये होता है कि डीसी के ऊपर सुपर इम्पोज हुआ होता है एक छोटा सा एसी। तो ये उस फिर छोटे से एसी को फिर आप उस ऑपरेटिंग पॉइंट पे लेकर उसका रेस्पॉन्स या बिहेवियर सर्किट का आप फिर देखते हैं। इन जनरल दैट्स द ओवरऑल आइडिया। मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट, बट मतलब इन जनरल दैट्स द ओवरऑल आइडिया। तो क्या ख्याल है, क्या इज दिस सर्किट रेडी फॉर इट्स डीसी सोल्यूशन? अभी इसका कोई डीसी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? क्या इसकी डीसी बायसिंग कंप्लीट हो गई है? पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल्स के बगैर हो जाता है, कि एक पे मैं वोल्टेज लगा दूं दूसरे पे कुछ ना लगाऊं? नहीं, दोनों ग्राउंड। टर्मिनल पे नीड होती है। घर के अंदर एक तार लगा दो तुम लोग प्लग में, दूसरा ना लगाओ, क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस मींस कि आपके दो पॉइंट्स के बीच में जो है वो डिफरेंस है। तो आपका जो एक सेल है कहता है अच्छा 1.5 वोल्ट का सेल, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कितना एब्सोल्यूट है, यहाँ कितना एब्सोल्यूट है। वो ये कहता है भाई मेरे इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो है ना फर्क है। सो इट कुड बी 1 वोल्ट एंड 2.5 वोल्ट। इट कुड बी दिस इज 10 वोल्ट एंड देन दिस इज कितना 11.5 वोल्ट। सही है, तो इन दो के बीच में वो कहता है कि मैं, हाँ, जब आप इसको ले जाके कॉमन किसी ग्राउंड या अर्थ के साथ आप कनेक्ट कर देते हैं विच इज 0 वोल्ट, ये वाली चीज 0 हो जाती है, देन एवरीथिंग इज रेफर्ड अप। 1.5 का मतलब है 1.5।
सही है, वो एक अलग चीज है जब आप एक कॉमन ग्राउंड ले जाकर, तो इसीलिए जब आप सर्किट में मल्टीपल बैटरीज होती हैं तो इट इज वेरी क्रिटिकल कि आप तमाम का ग्राउंड कॉमन करें, वरना एक के 1.5 वोल्ट का मतलब कुछ और है, दूसरे के 1.5 वोल्ट का मतलब कुछ और है, तो कभी भी आपका सर्किट कहीं से चलने वाला नहीं। सो कंक्लूजन ये हुआ कि भाई यहाँ पर भी एक वोल्टेज लगाना है। अब मसला ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ तो यार मैंने रीड आउट लगाना है, तो मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ अभी। सो इट्स गोइंग टू बी एन एम्पलीफायर जो कि मुझे एक वी आउट देगा, सही है, और मैं ए इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी लिख देता हूँ। तो मुझे तो यहाँ रीड आउट लगाना है। अगर मैंने यहाँ क्लैंप कर दिया कोई वोल्टेज, तो वो तो सारा कुछ पिछली दफा भी बात हुई थी कि वोल्टेज सोर्स इज अ लो इम्पीडेंस सोर्स, सारा कुछ वो हजरत की जाएंगी, सही है। तो मैं अब इसको कैसे, मतलब हाउ डू आई मेक श्योर कि यहाँ तो मैंने वी भी लगा दिया, यहाँ तो हो गया भाई, ठीक है। यहाँ मैं कैसे, हाउ डू आई मेक श्योर कि आई अप्लाई अ 0 वोल्ट डीसी बायस हेयर, ताकि प्लस वी बी माइनस 0 इसके अक्रॉस वी बी आ जाए सेंसर स्ट्रक्चर। ये आपका ये सेंसर ही है ना, ये सेंसर का इक्विवेलेंट मॉडल है। सो हाउ डू आई मेक श्योर कि हम यहाँ पर एक 0 वोल्ट अचीव भी कर लें और कांस्टेंट चार्ज भी अचीव कर लें। कांस्टेंट चार्ज भी चाहिए ना। कांस्टेंट चार्ज से क्या मतलब है कि आई वुड लाइक टू स्टोर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी, ये रहा सी सारा और ये रहा वी। वी दोनों तरफ, इधर वी भी इधर 0 आ जाए, ये वी भी हो जाएगा अक्रॉस, और ये सारी कैपेसिटेंसेज हो गई, सही है। और यहाँ पर भी मैं नीचे जो टर्मिनल है सबस्ट्रेट, इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ, सही है। तो ये चार्ज स्टोर हो गया। अभी चार्ज इधर उधर लीक ना करे, तो पहली तो कंडीशन, दूसरी कंडीशन, चलो पहली तो मैं अभी यहाँ पर है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो प्री एम्पलीफायर है इसका आर इन कितना होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए, आइडियली इट शुड बी इनफाइनाइट, सही है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होना चाहिए, वरना तो यहाँ करंट अंदर फ्लो करता रहेगा और चार्ज यहाँ से लीक करता रहेगा। जब इसका आर इन इनफाइनाइट है तब आपका अंदर डायरेक्ट करंट जाने का कोई चांस नहीं है, और आप कांस्टेंट चार्ज कम से कम चलो यहाँ तो रिटेन करते हुए लग रहे हैं। हाउ डू आई अप्लाई डीसी बायस हेयर? सर आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है तुमको आवाज? जी जी। कॉल आ गई थी। सो हाउ अबाउट दिस, एक बायस रेजिस्टर लगाया मैंने विच इज वेरी 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 मच लार्जर देन वन, सही है। तो अब ये बायस रेजिस्टर जाहिर है यहाँ से चार्ज लीक तो करेगा, लेकिन इतना कम चार्ज लीक करेगा कि हमें जो है जो इसका, देखो दो तीन चीजें होती हैं। एक ये कि आप इतना चार्ज लीक कर रहे हैं कि आपके डीसी के ऊपर जो एसी सिग्नल बैठा हुआ था, तो वो एसी अभी ऊपर पहुंचता था कि डीसी नीचे गिर जाता था यहाँ, तो एसी बेचारा यहाँ तक आता था, तो आप कैसे सिग्नल रीड आउट करेंगे। हाँ ये इतना स्लो चेंज थी, इतनी स्लो चेंज थी, इतनी स्लो चेंज थी जो नजर ही नहीं आती एसी में, और वो पीछे से नया चार्ज आ जाता है, हल्का फुल्का लीकेज जो है हम पीछे से कवर कर लेते हैं बैटरी से, सो दैट वी कैन यस से कि हाँ भाई इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट चार्ज, ठीक है। तो आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। तो अभी ये कि मैं एक, मतलब ये कि आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू कि हाँ तुम फुली बिलीव करो कि हाँ भाई यार ये क्या, ये रजिस्टर लगा दिया। अभी जो कह रहे थे पाथ नहीं होना चाहिए करंट का, इसको एक और एंगल से देखते हैं। लेट मी लंप ऑल दीज कैपेसिटेंसेस इनटू वन कैपेसिटेंस, सही है। तो मैं सी टी कह देता हूँ, तमाम कैपेसिटेंसेस को मिला के मैंने ये लिख दिया, इसको मैं कह देता हूँ आर बी, सही है। और लेट मी कॉल दिस कि इसको मैं कहता हूँ वी बाई, इसको कहता हूँ मैं वी एक्स। वी एक्स जो है इनपुट है, वी आई हमारा आउटपुट है। ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, गेन। गेन।
इसका तो एक और अच्छा सा नाम है, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन, एस डोमेन ट्रांसफर फंक्शन। सही है, इसको सिंप्लीफाई करूं, सही है, कोई गलती तो नहीं हुई है। ठीक है भाई। यस। इसको ट्रांसफर फंक्शन कह दूं। तो इसमें क्या क्या नजर आ रहा है, कोई पोल या कोई जीरो नजर आ रहा है? जी, कहाँ है जीरो, कहाँ है? ऊपर एस है तो वो 0 है और नीचे भी हम्म एस है पोल। तो अगर मैं कहूँ कि जीरो की फ्रीक्वेंसी कहाँ है, डीसी पर बैठा है, RBC। कैसे? जब मैं इक्वल टू जीरो करूंगा, ये सारा यहाँ जाके जीरो हो गया, और एस जीरो क्या निकला, ये निकला। पोल कहाँ बैठा हुआ है? ये किसके बराबर है? 1/RBCT। अच्छा, इस टाइप के सिस्टम का रेस्पॉन्स कैसे निकाला जाता है, कि क्या बिहेवियर क्या है? देखो, जब ओवरऑल इसको आप कहते हैं होलिस्टिक रिस्पॉन्स देखना है भैया मैंने, कि यार इज इट अ स्ट्रेट लाइन, इज इट अ लो पास फंक्शन और अ हाई पास फंक्शन, तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले निकालते हैं, आप कहते हैं यार मैं एस की जगह जीरो रखता हूँ, मेरी जान छोड़ो, पहले बताओ कि जीरो पे क्या है। क्या आएगा भाई? टी जीरो। टी जीरो क्या आएगा यार? एस की जगह जीरो रखो तो जीरो हो जाएगा, क्या हो गया? अगली चीज आप देखते हैं कि यार इन्फिनिटी पे बताओ मुझे क्या आएगा। क्या आएगा भाई इन्फिनिटी पे? अच्छा देखो, इन्फिनिटी इज अगेन अ रिलेटिव टर्म। मैथमेटिशियन की जो इन्फिनिटी है ना, वो उसमें फंस जाता है। वो कहता है वो इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी से डिवाइड ही नहीं हो सकता, जीरो तो इन्फिनिटी से डिवाइड नहीं हो सकता। फॉर इंजीनियर्स इन्फिनिटी समथिंग लार्ज। सही है, तो वो जो है ना, मैथमेटिक्स में फंसने की और ज्यादा लामा बनने की हमें जरूरत नहीं। सो व्हाट इफ एस इज क्वाइट लार्ज? ऊपर एक बड़ी सी टर्म आएगी, नीचे भी टर्म इतनी बड़ी हो जाएगी कि वन का कोई मुकाबला नहीं होगा। तो अप्रोक्सीमेटली ऊपर एस आर बी सी टी, नीचे भी SR BCT। तो आगे जाके इन साहब ने हो जाना है वन। इसका मतलब है मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है, देयर इज अ जीरो एंड देयर इज अ पोल समवेयर, और ये ऐसे चढ़ेंगे और फाइनली ये जाके ऐसे सीधे हो जाएंगे। सही है, और आगे बस ये वन चलेंगे। सही है, तो ये कहाँ पहुंचे? वन पे पहुंचे, और ये तो इसमें क्या मसला है भाई? इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पोल की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/RBCT। ये मसला है जो इधर छुपा हुआ है। कहाँ है मसला? ये है। तो अब ये एक ही चीज को आप असल में दो एंगल से देख रहे हैं। पहले आपने कहा था कि आई वांट टू अचीव अ कांस्टेंट चार्ज, ये जो इधर लिखा है कांस्टेंट चार्ज, तो ना करंट यहाँ फ्लो करे और ना करंट यहाँ नीचे फ्लो करे। तो हमने कहा अच्छा भाई, इनपुट की जो आर इन है आपके एम्पलीफायर की, वो इन्फिनिटी है। अब कैसे अचीव करनी है वो बाद में टेंशन लेंगे। सही है, फिलहाल तो हम डीसी बायसिंग में फंस गए थे। यहाँ तो हमने क्लेम कर दिया वोल्टेज सोर्स से, यहाँ अगर क्लेम कर देंगे तो वोल्टेज सोर्स ही सब कुछ पी जाएगी, यहाँ प्री एम्पलीफायर रीड कैसे करेंगे? सही है, तो अब यहाँ हमने कहा अच्छा भाई, हम एक अप्लाई कर रहे हैं वेरी लार्ज रेजिस्टर, उसके थ्रू हम ग्राउंड अप्लाई कर रहे हैं। अब देखें, लार्ज रेजिस्टर की दूसरी तरफ क्या लगा है? ग्राउंड लगा है। तो यहाँ पर इवेंचुअली उसने ग्राउंड पहुंचाना है, तो हम ये अप्लाई कर रहे हैं। अब हमने कहा अच्छा चलो यार, कांस्टेंट चार्ज, चलो यहाँ कम जा रहा है, यहाँ भी कम जा रहा है, तो अज्यूम कर लेते हैं कांस्टेंट चार्ज रिटेन हो रहा है। ये है आपका टाइम डोमेन पर्सपेक्टिव। या आपने कहा कि हाँ क्या चीज इजीली, दिस इज फ्रीक्वेंसी डोमेन पर्सपेक्टिव। आर अगर छोटा है तो ये पोल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये पोल इधर आगे चला जाएगा।
सही है। पोल आगे जाने का क्या मतलब है कि आपका दिस इज अ प्री एम्पलीफायर फॉर अ माइक्रोफोन ना, माइक्रोफोन के लिए बना रहे हो ना, याद है। तो ऑडियो बैंड कहाँ से कहाँ तक होता है भाई? ऑडियो बैंड होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। सही है। अब चलो मैं तुम लोगों को एक रियलिस्टिक चीज बताता हूँ। ये जो सेंसर के लिए हम बना रहे हैं उसकी जो कैपेसिटेंसेस हैं, सी टोटल इज लाइक टेंस ऑफ पिकोफैरेड। सही है। तकरीबन इसके बराबर है। तो जरा आरबी निकालना भाई, आरबी निकाल के बताना। इफ यू वांट टू अचीव अ पोल एट 20 हर्ट्ज, आरबी कितना होना चाहिए? क्या हो गया? मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है यार। 5 मेगा। 5 मेगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये तो गीगा वाले गेम है, मेगा कहाँ से? 5 भाई गीगा, सॉरी। हाँ, ये बराबर हो गया 20 के। सही है। we go there, multiply this thing with 20 तो 200 हो जाता है। so and then 1 pico 1 tera divided by 200। सही है। क्या हुआ? 5 गीगा ओम। इफ यू वांट के आपका पोल जो है वैसी जगह आए जिधर, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी डोमेन पर्सपेक्टिव। कि जो उसी लीकेज को जिस नाम से आप पुकारते थे टाइम डोमेन में, कि इतनी लीकेज ना हो यार कि मेरा सिग्नल डिस्टर्ब हो जाए। टाइम डोमेन में आप कंफ्यूज होते थे यार, सिग्नल क्या मतलब डिस्टर्ब हो जाए, ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, क्या कितना। फ्रीक्वेंसी डोमेन आपको उसका जवाब देता है। यू वांट अ फ्लैट बैंड रिस्पॉन्स इन योर बैंड ऑफ इंटरेस्ट। आपका बैंड ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। सही है। तो ये अब तुम लोगों को शायद डीएसपी वगैरह याद आ रही हो, और हो सकता है पोल जीरो एलसीएस वगैरह में भी पढ़े हो। सही है। तो फ्लैट बैंड रिस्पॉन्स चाहिए। तो फ्लैट बैंड रिस्पॉन्स के लिए क्या है कि पोल जीरोज जो हैं वो उससे बाहर पड़ेंगे। सही है। जो भी मामला आते हैं वो इधर उधर उससे पहले हैंडल हो चुके हो, सेटल हो चुके हो। ठीक है। तो मोरलेस हमने एक डीसी बायसिंग, हमने ये अब कंडीशन निकाल ली। यस, लार्जर देन 1। हाउ मच लार्जर देन 1? गीगा ओम्स। दैट्स नॉट अ स्मॉल रेजिस्टेंस। सही है। कल को जाके आपको ये भी टेंशन होनी है कि भैया 5 गीगा ओम मैंने ऑन चिप बनानी कैसे। अभी तो आप इसी गम में आगे परेशान हो जाएंगे कि ये रेजिस्टेंस बनेगी कैसे। उसके बाद आपको ये गम होगा कि यार ये आर एन इनफाइनाइट, ये सारे मसले मसाइल। तो खैर आगे उसको देखते हैं क्या करना है। अब एक छोटी सी एनालिसिस करते हैं हम। ये पुराना पर्चा ये मैं बार बार दिखाता रहूंगा। सही है। तो इसमें हम करते हैं कि चार्ज एनालिसिस। सो लेट्स से फेज 1। फेज 1 क्या है भाई? कि अभी आपके पास कोई सीएम नहीं आई है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुआ है, और ये बाकी तमाम हजरात बैठे हुए हैं। यहाँ पर वीबी है, यहाँ पर ग्राउंड है। ये रेजिस्टेंस जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्राउंड पे ले आया है। कोई भी सीएम किस वजह से चेंज होता है? सीएम चेंज होता है एकॉस्टिक प्रेशर की वजह से। क्योंकि पिछली दफा हमने माइक्रोफोन में देखा था। बैठे हैं ये साहब, आर एन इनका इनफाइनाइट है, ये बिल्कुल पीछे से ना कुछ करंट ड्रॉ करते हैं ना कुछ करते हैं, और इनका ए है इक्वल टू 1। तो ये एक 1 यूनिट गेन एम्पलीफायर। तो जो भी कुछ वोल्टेज इधर होगा इसको मैं कह देता हूँ वी एक्स। वो वी एक्स उठ के बस वी आउट वुड बी इक्वल टू वी एक्स, बिकॉज दिस गाय इज जस्ट ए इज इक्वल टू 1, मतलब इसका जो गेन है। तो अगर मैं इसका चार्ज लिखूं, इस वक्त चार्ज क्या है इस स्ट्रक्चर का, तो एक मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई वीबी -0, दूसरी तरफ 0 है। सी नॉट कौन सी ये है? ये वाली कैपेसिटेंस क्यू इज इक्वल टू सी वी लगा रहा हूँ मैं। सही है। एक तो ये है, प्लस वीबी
-0 CP1। अब ये कौन सी कैपेसिटेंस है? ये वाली कैपेसिटेंस है। इधर VB है और नीचे ग्राउंड है। सही है। अब इसको CP2 को कैसे हैंडल करना है? हमने यहाँ पर ग्राउंड अगर अज्यूम किया हुआ है, यहाँ पर मतलब यहाँ CP2 जो है, इसको हम कैसे लेकर चलें? तो थोड़ा सा वो करते हैं इसको, मैथमेटिकल इंडक्शन और डिडक्शन और सारा कुछ, और उसके बाद फिर तुम लोग इवेंचुअली इसको घर पे सॉल्व करके देखना है क्या चीज सही आती है। तो फिलहाल हम ही कहते हैं यार CP2 ऊपर भी 0 नीचे भी 0, फिलहाल में जान सही है। लेट्स कॉल दिस टोटल चार्ज इन फेज 1। फेज 2 में क्या हालात हैं भाई? फेज 2 में ये हुआ है कि आपके वही VB C0, अब मैं बार बार ये -0 वाला नहीं लिख रहा, सही है, और फिर प्लस CM VB, मतलब अब ये भी आ गया, CM भी आ गया फेज 2 में। उसके बाद वही VB CP1। अब जो वोल्टेज है इधर, अगर हम उसको दोबारा 0 अज्यूम कर लेंगे तो अब एक गड़बड़ हो जाएगी। अब वो गड़बड़ क्या है भाई? हुआ क्या? हुआ ये कि ये आपकी एक टोटल कैपेसिटेंस थी, सही है, ये आपका एक टोटल मिला के एक जग था या ग्लास था, इसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हुआ था। कितना स्टोर हुआ था वो आपने ये लिखा हुआ, ये स्टोर हुआ था। एकदम से क्या हुआ कि ये CM चेंज हो गई। जब CM चेंज हुई तो ओवरऑल कैपेसिटी आपके स्ट्रक्चर की टू होल्ड चार्ज चेंज हो गई। वो CM कम हो गई या ज्यादा हो गई ये बाद में देखेंगे, लेकिन ये चेंज हो गई। अब होना क्या है? होना तो ये है कि चार्ज को प्रिजर्व होना है, Q = CV, सही है। लेकिन हुआ ये, मतलब इस चार्ज ने अपनी जगह से नहीं हिलना है। डॉट का मतलब है कि इट्स गोइंग टू रिमेन एट दैट फिक्स प्लेस। C फर्ज करें बढ़ गया। अब चार्ज कैसे अपने आप को बैलेंस करेगा? वो V से कहेगा भाई साहब आप नीचे हो जाए, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर C कम हो गया तो ये सिस्टम वोल्टेज को कहेगा कि आप ऊपर चले जाएं, ताकि जो प्रोडक्ट है और चार्ज वो कांस्टेंट है, सही है। तो यही आप उधर पानी के ग्लास में भी देखते आए थे। पानी ग्लास में आपने क्या देखा था? आपने देखा था कि भाई लेवल टोटल अमाउंट वाज फिक्स्ड। जब C कम हुआ तो आपने फिर उस लेवल को मजबूर करा कि भाई तुम बढ़ जाओ, ये वोल्टेज साहब हैं कि तुम बढ़ जाओ, क्योंकि कैपेसिटी कम हो गई, ताकि ओवरऑल पानी जो है या जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज है वो फिक्स है, सही है। तो इस स्ट्रक्चर में ये हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर 0 मानेंगे तो ऑब्वियसली इसका मतलब यहाँ पर एक वोल्टेज चेंज आया है। जब कैपेसिटेंस चेंज आई है तो यहाँ पर एक वोल्टेज चेंज आया है। ये रजिस्टर क्या कोशिश कर रहा है? ये रजिस्टर कोशिश कर रहा है यार जो भी वोल्टेज चेंज है ना, इसको यहाँ से मैं घसीट के पी जाऊं और कहाँ ले आऊं? इस नोड को वापस इस ग्राउंड पे। इस रजिस्टर की पूरा टाइम यही कोशिश है कि इस नोड को आप घसीट कर नीचे ले आए ग्राउंड। लेकिन इशू क्या है? ये रजिस्टर है बहुत बड़ा, तो ये जो चार्ज लीक करता है ये बहुत छोटा सा थोड़ा थोड़ा चार्ज लीक करता है, उसको घसीट रहा है। लेकिन वो इतनी देर, जितनी देर में आज चेंज आ गई है, विच इज हाउ फास्ट, आपके ऑडियो बैंड में इट कैन बी 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज, सो इट्स अ फास्ट चेंज। ये इतनी देर में उसको 0 पे नहीं ला पा रहा। तो जो भी वोल्टेज चेंज है ना वो यहाँ आ गया है नजर। ये कोशिश कर रहा है कि इसको नीचे ले जाए ग्राउंड, लेकिन अभी ले जा नहीं पा रहा है, तो हमें वो वोल्टेज चेंज नजर आएगा। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव डन हियर इज रॉन्ग, कि हमने खाली VB लिख दिया है। वो मैं खैर लंबे रास्ते से गुजारना चाह रहा था, लेकिन ये चलो इधर ही कर लेते हैं फिर वो। सो इट्स नॉट जस्ट VB across C0, it's VB minus Vx. So it should be written VB minus Vx. Then it is also VB minus Vx. VB CP1 हो गया। और क्या है? हाँ, so Vx CP2, सही है। ये पता नहीं तुम लोगों को अभी तक नहीं नजर आ रहा था, ये सही। तो इक्वेशन मैंने लिखी इस तरीके से। जब राइट साइड पर इधर आपके Vx है, देयर इज अ नॉन जीरो वोल्टेज, ठीक है। तो अब इधर VB minus Vx into C0, that's the charge.
इसी तरीके से ये भी हो गया, ये भी हो गया. Let's call this Q2. Now Q1 and Q2 should be equal. अब जब आप इसको इक्वल रखेंगे और एक दो सिंपल स्टेप्स करेंगे जो कि आप घर पे खुद करेंगे, जो कि मुझे पता है कि आप नहीं करेंगे, सो दिस इज सेल्फ स्टडी अगेन, तो आपके पास एक चीज आएगी कि वी आउट. अच्छा, वी आउट अगर मैंने लिखा नहीं है, सो लेट मी जस्ट से कि वी एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू सही, ये इक्वेशन आई क्या, जस्ट कॉल दिस अल्फा. ये तुम लोग देख भी चुके होगे. अब इसको खुद से इक्वेट करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना वगैरह वगैरह करके फिर इसको बैलेंस आउट कर लेना. ठीक है. अब इस इक्वेशन से क्या तीन चार चीजें नजर आ रही हैं. अच्छा, पहले तो मैं वी आउट लिख दूं. वी आउट इज, यही लिख देता हूँ यार, इज इक्वल टू, मतलब यहाँ वी आउट जो है, वी एक्स जो है, गेट्स मल्टीप्लाइड विद 1 एंड कम्स आउट एज वी आउट. सही है. ये आपका आउटपुट वोल्टेज है जो कि वी एक्स के ही बराबर है. और वी एक्स आपको जो नजर आ रहा है उसमें यही है कि बेसिकली यहाँ पर ना सी एम भी आएगा नीचे. सही है, ये देख लेना. वो फिर हम सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे कि क्योंकि सी नॉट एंड सी पी टू आर प्रेटी मच लार्जर देन सी एम, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं कि हम इसको इसके बराबर ही लिख देते हैं. सही है, इसके बराबर ही लिख देते हैं. ये है छोटी सी वो है डेरिवेशन है, कोई ऐसा इशू नहीं. तो अब इससे एक चीज क्या नजर आ रही है, एक चीज तो ये नजर आ रही है भाई आपका आउटपुट वोल्टेज उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा कैपेसिटेंस चेंज आई है, जो कि इट मेक सेंस. या जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर जो है आपका सेंसर जो है वो जितना ज्यादा आउटपुट दे रहा है कैपेसिटेंस की शक्ल में. कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही थी? सीएम तुम लोगों को याद होगा डिपेंड कर रही थी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी माइनस डेल्टा डी. डेल्टा डी किस चीज पे डिपेंड कर रहा था? द प्रेशर, अकॉस्टिक प्रेशर पे. जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा डेल्टा डी और उतना ज्यादा चेंज इन कैपेसिटेंस. जितना ज्यादा चेंज इन कैपेसिटेंस भाई उतना ज्यादा आउटपुट वोल्टेज. दूसरा ये क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है जितना ज्यादा बायस वोल्टेज उतना ज्यादा आउटपुट. जाहिर है, तो वही वाली बात है कि आप गाड़ी को पहले गियर में चला रहे हैं और स्पीड है 20, पहले गियर में 20 तो बहुत ज्यादा है, 10 की स्पीड है. अब उस पर मैं एक्सीलरेटर 1 इंच दबाता हूँ, जाहिर है 20 से 10 से 15 हो जाएगी, बहुत ज्यादा पहले गियर में. अब फर्ज करें आप चौथे गियर पे चला रहे हैं, अब स्पीड है 80. अब मैं 1 इंच दबा देता हूँ पूरा एक्सीलरेटर. तो अब 1 इंच दबाने से स्पीड कहीं उठ के मतलब 100 पे पहुंच जाएगी, बल्कि उससे भी शायद ज्यादा अगर गाड़ी जो है वो ऐसी. तो डिपेंड करता है कि आपने किस जगह बायस किया. वैसे ये कितना आपने उसको बायस पॉइंट का स्लोप पर्टिकुलरली जो हम जिस तरीके से बात करते हैं, जैसे अगर यहाँ पहला गियर है स्लोप कम है, करते रहो चेंज, इतनी बड़ी चेंज लाओ तब जाके इतनी छोटी चेंज मिलती है. यहाँ पर क्या है, जरा सी चेंज लाओ तो आपको बड़ी चेंज मिल जाती है. सही है, तो ये वही वाली बात है कहाँ बायस किया है. तो ये इक्वेशन भी कह रही है कि भाई कितना बायस, ज्यादा बायस वोल्टेज किया. ये तो खैर चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस इज वेयर वी आर वरीड गिवन द फैक्ट कि इट्स समथिंग लाइक दिस, दे आर 1000 टाइम्स लार्जर. ये जो हजरात हैं ये पिकोफैरेड में हैं, ये जो हजरत हैं ये फेम्टोफैरेड में. सो दे आर 1000 टाइम्स लार्जर. तो ये तो आपकी, अगर मैं इसको ऐसे अलग करूं कि सी एम ओवर सी नॉट प्लस सी पी टू इंटू वी बी. सही है, दिस इज वी आउट. ये यूनिटलेस सर देख ही नहीं रहा. हाँ, ये यूनिटलेस रेशो हो गया और ये वोल्टेज आ गया और ये वोल्टेज आ गया. तो इक्वेशन की कंसिस्टेंसी इस तरीके से भी चेक किया करो, यूनिट्स मैच कर रहे हैं या कोई नई चीज बना दी. तो सीएम इन फेम्टोफैरेड, दीज गाइस इन पिकोफैरेड. तो ये मिली का तो मामला पहले ही आ गया. अब वीबी ऑन चिप क्या दोगे? 1 वोल्ट दे दोगे, 5 दे दोगे, 10 दे दोगे, चलो बहुत बड़ा कारनामा कर दोगे. इससे ज्यादा तो नहीं है ऑन चिप वोल्टेजेस जो हैं हम देने वाले. तो मिली के अंदर ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है कि वी आउट
1 वोल्ट 2 वोल्ट वाली तो अभी भाई नौबत नजर ही नहीं आ रही। अभी तो ये सूरत हाल है कि मिली वोल्ट टाइप भी अगर आ गया तो हम इस पे खुश होंगे। सही है। सो दैट्स समथिंग लाइक दिस। और यहाँ से फिर आपका जो है 2-3 चीजों की परेशानी शुरू होती है। दिस इज लेट्स से बट दिस इज योर फर्स्ट रीड आउट। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि आपने अपने फर्स्ट रीड आउट, और ये कौन सा रीड आउट है? दिस इज कांस्टेंट चार्ज वी रीड आउट। सही है। चार्ज को कांस्टेंट रखा है, आपने खुद किया, आपने Q1 निकाला, आपने Q2 निकाला, आपने ऐसी इम्पीडेंसेस सेट करी कि चार्ज इधर उधर निकल ना पाए, दोनों को इक्वेट करा, उससे इक्वेशन निकाली। तो आपके सामने है कि वोल्टेज की इक्वेशन आई कि कैपेसिटेंस रेशो एंड देन वीबी। लेकिन आपको जो चीज तंग कर रही है वो ये है कि these parasitics are killing the sensitivity। सेंसिटिविटी क्या डेफिनेशन होती है किसी सेंसर की? सेंसिटिविटी यही होती है कि कितना डेल्टा वी आउट मिला, कितने डेल्टा वी इन पर। सही है। सो दैट्स लाइक अगेन मतलब द मिनिमम फॉर लेट्स से द मिनिमम ऑफ डेल्टा वी इन, कितना ज्यादा वी आउट मिला। तो अब वो जब आपकी इक्वेशन में नीचे इतने बड़े बड़े ये कंपोनेंट्स आकर बैठ गए, तो अब ये जरा सा चेंज हुआ तो इसके जरा से चेंज होने, इस बड़ी चीज से डिवाइड होके एक जरा सी चेंज आई इधर, तो आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बिल्कुल मतलब उसको तबाह कर दिया इन पैरासिटिक्स ने। तो अब मैं आपको याद दिलाऊं, जो स्ट्रक्चर आप लेकर चले थे, इट वाज दिस स्ट्रक्चर, और उसमें आपकी पैरासिटिक्स इस तरीके से बैठी हुई थी। और ये आपको शक्ल देखते ही स्ट्रक्चर की ये समझ लेना चाहिए था कि यार जब भी इधर से कोई चेंज आया करेगी, ये कोई वोल्टेज भेजेगा, कोई करंट भेजेगा, चार्ज पैकेट भेजेगा, वो चार्ज पैकेट यहाँ जाएगा तो जाएगा प्री एम्पलीफायर की तरफ। इसको ये भी तो खाने को बैठा हुआ है ना। तो ये आपको साफ नजर आ रहा था कि ये चार्ज जो है ये यहाँ पर, जिसको के कैपेसिटिव सर्किट की टर्म्स में कहते हैं चार्ज रीबैलेंसिंग। सही है। चार्ज रीबैलेंसिंग क्या चीज होती है भाई? आपने एक कैपेसिटर चार्ज करा, फर्ज करो बहुत ऐसी, चलो तफरीह के तौर पे बड़ा कैपेसिटर ले लेते हैं, सुपर कैपेसिटर 1 फैरेड। सही है। 1 फैरेड इज अ ह्यूज कैपेसिटर। मिली फैरेड के कैपेसिटर्स को सुपर फैरेड कैपेसिटर कहा जाता है, वरना तुम लोग देखो तो माइक्रो फैरेड शैरेड मिल रहा होता है मार्केट में। 1 फैरेड ले लिया, उसको चार्ज कर दिया, फुल चार्ज कर दिया उसको 1 वोल्ट तक। अब एक और कैपेसिटर आप पकड़ के लाए 1 फैरेड का, जो कि बिल्कुल खाली पड़े हुए थे, उसको आपने इसके साथ शॉर्ट कर दिया। तो अब क्या होगा? क्या ख्याल है भाई, क्या होगा? सब पैरेलल में तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, वोल्टेज का क्या बनेगा, चार्ज का क्या बनेगा? वन वोल्ट तक चार्ज करा था 1 फैरेड, तो चार्ज कितना था? अबे यार 1 कूलम था यार, क्या हो गया? नहीं। जी जी हाँ सब वो सही। तो अब एक खाली कैपेसिटर लाके 1 फैरेड के इसके बराबर में जोड़ दिया इससे, अब क्या होगा? अबे यार एक गिलास है पानी का भरा हुआ भाई, उसको एक दूसरे गिलास से ऐसे जोड़ दिया कि पानी दोनों गिलासों में जाए, क्या होगा? वो पहला वाला गिलास आधा नहीं हो जाएगा? दोनों गिलास आधे नहीं भर जाएंगे? जी हाँ सर दोनों हाफ हो जाएंगे। दिस इज समथिंग नोन एज चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब भी एक कैपेसिटेंस में कोई चार्ज स्टोर हुआ है और आप वहां पर उस सिस्टम में कैपेसिटेंस या चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को चेंज कर दें तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से आपके फिर वोल्टेज चेंज आएगा। क्यों?
जब 2 ग्लास में पानी रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वोल्टेज चेंज आया ना, लेवल आधा हो गया दोनों ग्लासों में, सही है। तो बेसिकली इस सेंसर में आपके साथ यही हुआ है कि जब ये चेंज आई, कैपेसिटेंस चेंज, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई, इसने कहा भाई थोड़ा सा आप इधर दें, आप तो चेंज हो गए, आप ये हुआ वो हुआ वो हुआ। इस देने दिलाने के चक्कर में कुछ तो इंसाफ ने आउटपुट उठाई और कुछ ये पी गए। अच्छा, ये जो CP2 साहब पी गए वो आपको यहाँ नजर भी आ रहा है इक्वेशन में कि CP2 साहब जो है इज किलिंग द सिग्नल। असल में आइडियल सिचुएशन क्या होती है कि नीचे होता ही नहीं कुछ भी, और CM मल्टीप्लाई होता VB से और V आउट में हो जाता। नीचे किसी भी चीज से आप डिवाइड ना होते, दो चीजों से डिवाइड हो रहे हैं। CP2 से ये क्यों खा रहा है, इसने कोई चार्ज पैकेट यहाँ फेंका था, ये इसने भी खाया और इसने भी खाया। यहाँ तो चलो यार ये ग्राउंड है, ये खा रहा है, यहाँ तो VB है, ये क्यों खा रहा है भाई। ये जो C0 है ये भी है ना इक्वेशन में, ये भी डिवाइड कर रहा है ना। तो C0 की तरफ फर्स्ट करो, इधर से चार्ज पैकेट आया है, अब ये तो खाने की तो बनती है, ग्राउंड की तरफ जा रहा है, ये क्यों खा रहा है यार, इधर तो VB लगा हुआ है इसका। सो DC वोल्टेज in an AC perspective is what? AC ground. Yes, so it's a DC, it's an AC ground, सही है। बेसिकली ये भी ग्राउंड के तौर पे एक्ट कर रहा है, और यहाँ से इस चार्ज को ये पैकेट भी खा रहा है, ये भी पैकेट खा रहा है। ये दोनों ने पैकेट खाकर जो बाकी रिजल्टिंग चेंज थी वो आपकी इक्वेशन में छोड़ दी, अपने आप से डिवाइड करके बाकी रिजल्टिंग चेंज आपको छोड़ दिया। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस सर्किट। इसमें आपकी सेंसिटिविटी इस जो है वो पैरासिटिक्स ने तबाह कर दी। तो अब वो सेंसिटिविटी जो है वो कोई 1000 टाइम्स तबाह करी, छोटा मोटा मतलब ऐसा कोई। तो अभी तो हमें जो दूसरे गम थे कि हम ये कैसे बनाएंगे भाई, ये क्या होगा, RN कहाँ से आएगी, A=1 कहाँ से आएगा, क्या होगा क्या नहीं, वो तो अभी हम भूल ही गए। अभी तो हम ये टेंशन में लग गए CP2 और C0 से मैं जान कैसे छुड़ाऊं। तो हियर कम्स अ सोल्यूशन जिस पर के मेरा पेटेंट भी है। इसको हम कहते हैं 1 टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग। वही आपका सेंसर A=1। आप क्या करते हैं, बूट स्ट्रैप क्या कहते हैं जब आप इनपुट और आउटपुट को या मुख्तलिफ नोड्स को सर्किट की एक दूसरे के साथ आप, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो अच्छा, इसको हम कहेंगे 1 टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग या 1T बूट स्ट्रैपिंग, सही है। ये अभी क्यों कहेंगे ये आगे तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा। तो अब ये कोई समझ में आता है इंट्यूटिवली कि इससे क्या फायदा हो सकता है। सर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। कौन से कैपेसिटर के अक्रॉस? सर C2 जो CP2 कैसे? सर VX पहले तो CP2 की नोट पे है, हम फीडबैक से इसको दोबारा CP2 देंगे तो दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल V आउट जो है वो जीरो हो VX के ही जाएगा। बराबर है। इस VX को ले जाकर हमने कहाँ पे करा दिया, यहाँ। ये VX यहाँ भी आ गया। अब जब VX एक कैपेसिटर के दोनों तरफ वोल्टेज सेम हो जाए, इधर क्या है, इधर भी VX है, VX इधर भी VX है। तो जब एक कैपेसिटर के दोनों तरफ वोल्टेज सेम हो जाए तो उसके अंदर क्या चार्ज स्टोर होता है? जीरो। तो जैसे ही ये कैपेसिटर साहब CP2, हालांकि ये बड़े बहुत हैं, लेकिन जैसे ही हरकत में आते हैं कि लाओ भाई लाओ, मुझे चार्ज रीबैलेंसिंग करनी है, मेरे तो आगे पीछे वोल्टेज चेंज हुआ है, तो अभी इधर चेंज हुआ ही होता है और ये हरकत में आए होते हैं कि मुझे चार्ज रीबैलेंसिंग करके मैं खाऊंगा चार्ज।
आप इतनी देर में पहुंच जाते हैं इनके दूसरे एंड पे वही चेंज लेकर। इनको होता है ओ मेरे तो दोनों तरफ वोल्टेज ही नहीं चेंज हुआ, तो ये चुप करके जो है बैठ जाते हैं और इवेंचुअली हमें ही नजर आता है कि वो जो चार्ज पैकेट इधर से निकला था वो इधर ही जाता है, इधर नहीं जा पाता फिर, और एक इधर जाता है। इधर तो अभी हम इसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो ये हमें अभी हम इंट्यूटिव एनालिसिस की बेसिस पे कह रहे हैं, अभी तो हमने इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं करी। सही है। अब मैथमेटिकल एनालिसिस दिस इज बेसिकली ये है आपका असाइनमेंट नंबर 1, जो कि आपने वन टी बूट स्ट्रैपिंग वी आउट की एक्सप्रेशन निकालनी है। सही है। तो वन टी बूट स्ट्रैपिंग कैसे निकालनी है, वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। दो फेजेस के चार्जेस निकाले और दोनों को इक्वेट करा और फाइनली वी आउट की वैल्यू निकाली। सो आई कैन टेल यू के इक्वेशन क्या होना है। ये इक्वेशन आनी है, व्हेन a इज इक्वल टू 1 तो ये 0 हो जाएगा और ये टर्म जो है ये आपकी इधर से चली जाएगी। अब आपकी सेंसिटिविटी बेहतर होगी। पहले दो टर्म्स डिवाइड करती थी आपकी सेंसिटिविटी को, अब खाली C नॉट रह गई है। तो आपको ये हुआ कि चलो यार कुछ आधा या जो है कुछ इस टाइप का, मतलब 50% रिकवरी हुई है सेंसिटिविटी की, डबल हो गई है। लेकिन स्टिल दिस गाय अलोन इज 1000 टाइम्स लार्जर देन दिस गाय। तो वो वाला जो फैक्टर है कि पहले आप 2000 से डिवाइड हो रहे थे, अब आप 1000 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ट्वाइस तो कर लिया आपने सेंसिटिविटी, लेकिन अभी भी वो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो वहीं का वहीं फंसा हुआ है। सो वी आर गोइंग टू गो फॉर समथिंग कॉल्ड 2T बूट स्ट्रैपिंग। सही है। 2T बूट स्ट्रैपिंग क्या है, उसको हम थोड़ा सा फिर दोनों को जरा दोबारा किसी वक्त हम इंट्यूटिवली समझने की भी कोशिश दोबारा करेंगे। तो लैब भी तुम लोग कर लो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं पूछता भी हूँ, पिछली बार शायद तुम लोगों ने ये उस्मान ने तुम लोगों को कराया ही हो थोड़ा बहुत। अब की दफा हम क्या करने वाले हैं, और ये इसका शायद जवाब तुम लोग खुद ही दे दो। RB2 again very very larger than 1, RB1 again very very much larger than 1, A equal to 1. So yes, so this is CM, this is C0, this is CP1, this is CP2. So we are calling this two terminal bootstrapping. Two terminal कहाँ है भाई, आपने bootstrap जो करा वो तो बस इसी को करा, आउटपुट को लाकर कहाँ कनेक्ट करा, सबस्ट्रेट वाले टर्मिनल पे। तो एक काम तो वही हुआ जो पहले हो रहा था, ये वाला, कि इधर भी Vx है और यहाँ भी Vx है। जब यहाँ भी Vx है यहाँ भी Vx है तो ये साहब गेम से बाहर हो गए। अब तंग कौन कर रहा था, C नॉट कर रहा था। तो C नॉट तक आप कैसे पहुंचे और ऊपर क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल पिछली दफा यहाँ ये नजर आ रहा है, ये बूट स्ट्रैपिंग थी ना, यहाँ से चले थे आप और यहाँ पहुंच गए थे, आपने इसको खा गए थे। यहाँ से आप CP1 के थ्रू C नॉट नहीं पहुंच पा रहे थे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे भाई, C नॉट को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे थे। Because we had an AC ground here, DC है ना, so this is AC ground। आप यहाँ से आते थे और यहाँ जाहिर है ग्राउंड से टकरा जाते थे, अब C नॉट तक आप कैसे पहुंचे। अब क्या किया आपने, इस नोड को आपने वोल्टेज सोर्स को पीछे कर दिया। सो दिस वोल्टेज सोर्स इज नाउ आइसोलेटेड फ्रॉम दिस नोड। DC में पहुंची हुई है लेकिन AC में इसको इतना स्ट्रांगली क्लैंप नहीं करा हुआ है कि यहाँ से आप असर ना डाल सकें। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप आए, ये तो आप खा गए, यहाँ से अब आप CP1 के थ्रू गए और यहाँ पर भी आपने वही वोल्टेज क्रिएट कर दिया, क्या, Vx। अब जब Vx, यहाँ पर भी Vx मिला इसको और यहाँ पर भी Vx मिला, तो C नॉट साहब भी गेम से आउट हो गए। और अब आप जब इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे, विच इज अगेन योर असाइनमेंट नंबर 2, और ये ड्राइव तो करना ही करना है।
ये आपने जो है सपोर्ट थ्रू सिम्स इंक्यूरेंस, ये मैं एक्चुअल वर्डिंग डाल दूंगा। इसकी सपोर्टिंग लैब जो है एक कर चुके हो सकता है एक आधा एक्स्ट्रा लैब अगर जरूरत पड़े बात कराएगा, वरना ये कि तुम लोगों ने खुद से करके इसके रिजल्ट्स वगैरह स्क्रीन स्नैपशॉट्स वगैरह लगा के फिर हम लोगों को मैनुअल्स मतलब अपना एक छोटा सा मैनुअल भी दे देंगे हम लोग, वो कंपाइल करके उसके अंदर डाल के भेजना है। So this time you would find out it is CMVB over C naught plus CP2 और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 minus A से, and then there is a CM here as well। सही है, इस CM को हम पिछली दफा फेंक देते थे कि ये तो बहुत बड़ा है, वैसे ही CM कहाँ से लाएं? अगर ये CM नहीं होगा तो ये वोल्टेज बराबर हो जाएगा चार्ज की। सही है, तो वो यूनिट की कंसिस्टेंसी के लिए वी नीड इट डाउन देयर। ठीक है, ये दिस इज असाइनमेंट नंबर 2, ये मैं लिख दूंगा। असाइनमेंट नंबर 2 क्या है कि 2TBS का डराइव भी करना है और सिम्स भी करनी है, वही जो ऊपर करना है इसके साथ भी स्लूक करना है। सही है, अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि पिछले दफा उस्मान ने क्या कराया था? कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट की टेक्निक पूरी करवाई थी उन्होंने। हाँ, तो सिमुलेशन में क्या करवाया था? फिर यही सारे पैरासिटिक्स हटा के उन्होंने सिमुलेट करके भी बताया था ग्रेडियंट्स पे। तो तुम लोगों को अब सपोर्टिंग सिमुलेशंस की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, या नहीं, है? वो बता चुके थे, वो पिछली क्लास में बता चुके हैं सर, उस्मान प्रूफ कर दिया था उन्होंने। हाँ। बाकी हजरात का क्या ख्याल है भाई? जी सर, सेम ही ख्याल है। फिर इतवार को चलो सेशन शुरू करते हैं, तुम लोगों को एक्सेस देते हैं रिमोटली, और तुम लोग ये डराइव करके और फिर इसको कोशिश करो सिमुलेट करने की। सही है, तो इसको इस तरीके से देखो। अगर कोई इशू होगा तो फिर टाइम एक्स्ट्रा ले लेंगे, अगर फिर भी कोई इशू होगा तो फिर यही करेंगे कि फहद पे कोई एक आध सपोर्टिंग लैब जो है ना वो कराएगा। तो अगर फंस रहे हो कहीं पर तो जाहिर है वो फहद और दूसरा किससे हो तुम लोग टच में? एक तो फहद से हो और आकिब या उस्मान? सर उस्मान। अच्छा, तो इनसे बहरहाल इंटरेक्ट करके और मुझे भी अपडेट कर देना ग्रुप पे, तो हम कुछ ना कुछ मिल ला के फिर इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। सही है, तो अभी तो ये चलो 3 अप्रोचेस हो गई, इसमें हमने ना बहुत सारी चीजों में डंडी मारी। और डंडी क्या मारी? पहला सवाल तो ये है कि ये कहाँ से आएगी? अभी तो ऑन चिप सर्किट्स की बात हो रही है ना। ऑन चिप सर्किट्स पे जब आप रजिस्टर बनाने की बात करते हैं, तो रजिस्टर क्या होता है? ये आपका चिप का सबस्ट्रेट है, ये शायद पहले ही बात हुई थी। तो अब आपके पास उसमें जाहिर है जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं उनकी एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी है। वो पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी क्या करते हैं आप? लेट्स मेक इट 3D। आप वो मटेरियल यहाँ से लेकर यूं करके डाल देते हैं, आप कहते हैं भाई टर्मिनल 1 से लेकर 2 तक दिस इज रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। सही है, अब जो मटेरियल है उसमें एक तो पहला मसला ये है कि भाई रो बहुत अच्छी जाहिर है, वो रेजिस्टेंस के लिए रो नहीं रखी गई, तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए रखी गई। एल आपके पास है नहीं, एल तो माइक्रोमीटर्स की बात हो रही है जब आप चिप के अंदर है। माइक्रोमीटर्स भी अगर आप 10-20 माइक्रोमीटर हो जाए, दैट्स अ ह्यूज एरिया इन चिप दीस डेज। सही है, तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि 240 mm स्क्वायर के अंदर 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स बैठे हुए हैं जब, तो अब सोचो ना, मतलब कि यू आर टॉकिंग अबाउट के इसमें से even every micrometer square area is relevant and is useful। तो जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कि चिप की रियल एस्टेट जो है बहुत महंगी है। तो ऐसे ऐसे मजे से नहीं हो सकता कि आप जो है ना अभी लंबा सा स्ट्रक्चर बना दें। चलो ये हो सकता है आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आप कुछ बना दें, ओके, सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर होता है, लेंथ जबरदस्ती आपने लंबी कर दी, लेकिन कितना? अब कितना? इतना 5 गीगा, दैट्स नो जोक। मतलब 5 गीगा ओम तक पहुंचने के लिए अगर आपकी आधी चिप में एक रेजिस्टेंस ही पड़ी हुई है
तो ये तो लोग मतलब they wouldn't be convinced कि यार ये तो कोई डिसेंट सोल्यूशन तो नहीं है। तो जो ऑन चिप पैसिव मटेरियल या ऑन चिप मटेरियल फॉर पैसिव वो तो मतलब लो आर के लिए गुड है, हाई आर के लिए नॉट गुड इनफ। सही है, क्या करें भाई, बनाना तो है, बाहर ले जाएं इस टर्मिनल को, बाहर लगा देंगे रजिस्टर। एनीवन इन फेवर ऑफ दिस आइडिया? इस टर्मिनल को मैं चिप से बाहर ले जाता हूँ, क्या करता हूँ, इसको यूं करके निकालता हूँ और एक आईओ पैड पे लगा देता हूँ, ये चिप के बाहर है। इधर एक रजिस्टर लगा दूंगा, बाहर ले जाएगी गीगाउन में। बाहर क्या मसला है? इस अप्रोच में कोई मसला है, कोई एतराज है? कोई एतराज नहीं है, बस फिर ऐसे ही कर लें। सर अगर ऑन चिप कर रहे हैं तो चिप के अंदर ही रह के काम करेंगे। चलो हो सकता है बहुत मजबूरी पड़ गई है, एक आध पैड आपको अलाउ कर दिया आपके प्रोफेसर ने, कह रहा ले जाओ बाहर। क्या फायदा ही फायदा है या नुकसान है? कोई नुकसान भी है? अच्छा चलो, चिप से बाहर निकलने के लिए किस रास्ते से गुजरना होगा? पहले चिप का आईओ पैड, फिर चिप का पैकेज, फिर चिप किसी पीसीबी पे लगेगी, लेयर्स, पीसीबी का पैड, फिर वो पीसीबी का पैड एक ट्रैक पे कहीं आगे चलेगा। सही है, फाइनली उस ट्रैक पर आकर कोई लगेगी रेजिस्टेंस और फिर जाके वो आपका काम होगा। तो ये जो जिस तमाम रास्ते से गुजरे, क्या ख्याल है, ऐसा तो नहीं कर देगा ये रास्ते में एक कैपेसिटेंस इधर और ऐड हो जाए इस वाली नोड पर? ये कौन सी नोड है आपकी? ये तो भैया रीड आउट नोड है, वेरी सेंसिटिव नोड। आपने इधर एक कैपेसिटेंस और ऐड कर दी जो कि अब बूटस्ट्रैप से भी काबू थोड़ी आएगी। ये तो आप बाहर लेकर गए, रास्ते में जितनी कैपेसिटेंसेस पड़ी वो लंप होकर एक बड़ी सी कैपेसिटेंस पड़ गई। अब आपका सिग्नल निकलता है, बूट स्ट्रैपिंग से आपने सब बचा लिया। कहाँ ऐड हो गई कैपेसिटेंस? यहाँ ऐड हो गई, क्योंकि आप इसको बाहर ले गए। सिग्नल निकला, यहाँ से भी बचा लिया आपने, यहाँ से भी बचा लिया आपने। सिग्नल निकल के बड़े अच्छा तरीके से प्री एम्प आ रहा था उधार। तो आपके ख्याल में पैकेज, पीसीबी, दीज कैपेसिटेंसेस आर गोइंग टू बी लार्ज एज कंपेयर टू फेमटोफैराड अगेन। तो इसको बाहर लाने का काफी नुकसान हो सकता है, क्या करें भाई? सो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, चलो बताओ। यानी कि बेसिकली ये स्ट्रक्चर है ना आपका, आपने यहाँ लगानी है रेजिस्टेंस, बेसिकली यहाँ इस डब्बे में लगानी है यहाँ। तो यहाँ चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन लगा दूं। बेसिकली क्या लगा दूं, यानी तुम ये कह रहे हो एक ट्रांजिस्टर लगाऊं, यहाँ ग्राउंड कर दूं, इसको ऊपर कर दूं, इसके गेट को कहाँ लगा दूं? किसी बायस वोल्टेज पे लगा, बायस वोल्टेज, और इधर से मैं अचीव कर लूं आर नॉट इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा आईडी। आर नॉट किस चीज के बराबर था? सही है, कुछ ऐसी था ना, मतलब जीडीएस जो था जी सर, निकाला था, दैट वाज लैम्डा आईडी। तो आर नॉट जो था उसका 1 ओवर था एनालॉग वाले कोर्स में। चलो अचीव कर लिया। नाउ आई हैव टू मेक श्योर कि आईडी इज वेरी स्मॉल ताकि आर नॉट भी लार्ज हो। अब आईडी हैज टू बी समवेयर फ्रैक्शन ऑफ अ माइक्रो एम्पेयर। फ्रैक्शन ऑफ अ माइक्रो एम्पेयर के लिए ईदर the W by L is pretty much small
सही है, या V over drive is almost equal to 0। ठीक है, जी आईडी क्या होता है? आईडी यही होता है ना, KN V over drive स्क्वायर, और यहाँ बीच में एक WL भी बैठा हुआ है। W/. इसको छोटा करो, इसको छोटा करो, ये तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तभी जाके आईडी छोटा होगा ना। आईडी छोटा होगा तो R0 बड़ी होगी। सही है, तो ये इतना छोटा है आईडी कि यहाँ थोड़ा सा मसला ही हो जाएगा कि इसको, मतलब उस साइड पर अभी हम इस कोर्स में नहीं जा रहे, ये पहुंच जाता है, इसको आप कहते हैं वीक इन्वर्जन में पहुंच जाता है, या समटाइम्स सब थ्रेशोल्ड ले जाना पड़ता है, यानी कि V ओवर ड्राइव को लेस देन 0 करना पड़ता है। यानी थ्रेशोल्ड से नीचे रखना पड़ता है गेट वोल्टेज। सो ये अभी हम नहीं देखना चाह रहे, बट यस, गुड अटेम्प्ट कि आप इसको चैनल लाइन मॉड्यूलेशन से अचीव कर लें, जो कि हम पहले, तुम लोगों को याद होगा मेगा ओम्स में जब हमें जरूरत होती थी ना, मेगा ओम अचीव करते थे हम चैनल लाइन मॉड्यूलेशन से, जी सर। ओटा के अंदर गीगा ओम नहीं अचीव हुई थी वहां पे भी। सही है, तो गीगा ओम इज डिफिकल्ट। वो इससे हो गया। अच्छा, और कुछ आइडिया याद आ रहा है? Any other idea? ये तो हो गया, ये तो था आपका कि आप ट्राई कर लें मॉस इन सैचुरेशन। मॉस इन सैचुरेशन से तो आप मेगा ओम तक पहुंच गए, बट दैट इज स्टिल लेस देन गीगा ओम। दूसरा आइडिया क्या हो सकता था? मॉस इन ट्रायोड। सही है, मॉस इन ट्रायोड से आप किलो ओम तक तो पहुंच जाते हैं, विच इज वेरी वेरी मच लेस देन गीगा ओम। सही है, ये तो उससे भी छोटा होता था, ये हम पिछले बार देख चुके हैं। मेगा ओम में सैचुरेशन चैनल लाइन मॉड्यूलेशन चली जाती थी, ट्रायोड रीजन जो है आरऑन, वो तो किलो ओम तक ही फंस जाता था। So is there any other thing that we can do? चलो खैर, how about using a reverse bias diode? जब डायोड रिवर्स बायस होता है इधर ऐसे, so इससे जो करंट फ्लो कर रहा होता है किस चीज से बराबर होता है? अच्छा, आवाज कट गई है, दोबारा से बोलना जरा। माइनस आई एस के इक्वल हाँ, तो माइनस अभी मैं हटा देता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू आई एस। ये किस रेंज में होता है? सही है, so that can be a good candidate कि अगर आप इसको यूज करें, तो दिस इज अ कंपोनेंट जो कि आपको कम करंट लीक करके एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस आपको दे देगा। लेट्स जस्ट सी कि कैसे ये फिट हो सकता है आपके सर्किट में। सर्किट क्या है भाई? ये है, ये है, ये है, ये है। सो यहाँ पर आता था ना, अभी RB2 का मसला नहीं हल हुआ है, इसकी जगह हमने RB1 की जगह D1 लगा दिया, एंड दिस गाय लीक्स, लेट्स से पिको एम्पेयर लीक कर रहा है ये, सो दैट्स टेरा ओम रेजिस्टेंस। टेरा ओम रेजिस्टेंस, तो चलो अच्छी बात है। व्हाट कुड बी द इशू हियर? यहाँ पे कोई इशू है या मसला हल हो गया है?
ये नोड ऊपर जा रही है, ये ग्राउंड लेवल है, ऊपर जा रही है, ये और रिवर्स बायस हो रहा है, रिवर्स बायस हो रहा है, रिवर्स बायस हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब ये नोड नीचे आने लग गई ग्राउंड से, so there are chances कि this might actually get forward biased. फॉरवर्ड बायस हुआ तो क्या होगा, ये इसको ग्राउंड से शॉर्ट कर देगा और इसको क्लिप कर देगा, एंड दिस वुड टर्न इनटू अ व्हाट, क्लिपर सर्किट। सही है। सो आपको यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यू डू नॉट फॉरवर्ड बायस दिस डायोड, जैसा कि आपने नाम में ही लिखा हुआ है कि रिवर्स बायस डायोड लगाना है, मतलब यहाँ पर आपने लिखा है रिवर्स बायस डायोड लगाना। सही है। So what can this guy do? This can limit the swing at, कौन सी नोड थी ये, MM नोड थी ना, ये मूविंग मेम्ब्रेन एट MM नोड। सही है। ये कर सकता है ये कि अब आप कहेंगे भैया देखो 600 मिली वोल्ट पर तो ये डायोड बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाता है, ये तो बिल्कुल ही मतलब दोनों नोड शॉर्ट हो जाती हैं। आप बस 200-250 हिलें, उससे ज्यादा आप हिले तो ये तो कंसिडरेबल करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अगर आपने फॉरवर्ड बायस करा, एक तरफ तो आप जितना चाहें हिलें, दूसरी तरफ आप 200-250 फिर आपने मतलब ला के वहीं फंसा दिया कि यार मिली वोल्ट से ज्यादा नहीं हिलना, तो घूम फिर कर आप फिर वहीं आकर फंसे हैं। फॉर नाउ हम अभी आरबी का इशू छोड़ रहे हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा। सही है। ये हम थोड़ा सा पलट कर आएंगे एक दो चीजें देखने के बाद। सही है। तो रजिस्टर का अभी हमने एक टूटा फूटा सा हल तलाश करा कि यार एक रिवर्स बायस डायोड लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे कि ये लीकेज हल्का फुल्का देता रहे, और यहाँ पर एक हाई इम्पीडेंस 1 गीगा से 1 टेरा के बीच में कुछ देकर इस नोड को, इसका डीसी बायस मेंटेन करता रहे। वी वुड नाउ लाइक टू सी ये कैसे आएगा। तो एनी आइडियाज? भाई एक एम्पलीफायर इम्प्लीमेंट करना है, एनालॉग एम्पलीफायर जिसका कि वोल्टेज गेन 1 हो। सोर्स फॉलोअर, क्या हो गया? बफर सोर्स फॉलोअर, राइट लगाएंगे। राइट। सो वोल्टेज, यस। मैं इसको इकट्ठे ही बना लेता हूँ। So source follower. सही है, क्या ख्याल है, ये सोर्स फॉलोअर सही बनाया मैंने? इज इट अ सोर्स फॉलोअर या कुछ और बना दिया? यू थिंक इट इज अ सोर्स फॉलोअर? सर इसकी आउटपुट हम सोर्स से नहीं लेंगे? तो सोर्स से ही ले रहे हैं, ये रिसोर्स ये NMOS ले रहे नहीं होना चाहिए, क्योंकि PMOS है तो डायरेक्ट करंट सोर्स से हम शॉर्ट कर रहे हैं, आउटपुट पे हमेशा करंट सोर्स आती है। हाँ, अब यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा डर रहा हूँ, ये तुम लोगों की ये वाली याददाश्त, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। अगर NMOS का होता तो NMOS का ऐसे होता, यहाँ लगता इनपुट, VX यहाँ लगता और V आउट यहाँ आता। तो क्या ये लगा दूं? कौन सा सही लग रहा है? सही दोनों है, लेकिन जरा वो कॉमन मोड वोल्टेज देखो जिधर तुमने इसको रखा हुआ है अपने सर्किट को, कहाँ रखा हुआ है नॉर्मल हालात में? 0 पे।
ये बार बार इस नोड को जीरो की तरफ खींचता है, तो जीरो से ऊपर कौन लेकर जाता है, ये लेकर जाता है, दिस लेवल्स अप, दिस शिफ्ट्स अप, अपवर्ड टुवर्ड्स VDD। इसका बी आउट DC क्या होता है, इज इक्वल टू VTH प्लस इट्स ओन योर ड्राइव, जो अभी मैं स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं लिख रहा, एंड प्लस VX। तो ये VX में दो चीजों को ऐड करके उसको ऊपर शिफ्ट करता है। ये सब क्या करते हैं, ये नीचे शिफ्ट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू VX माइनस VTH माइनस V ओवर ड्राइव। तो अब पहले ही VX बेचारा ग्राउंड के पास है, उसको मजीद क्या नीचे शिफ्ट करोगे, सही है। तो बेहतर है कि ग्राउंड के पास रखा हुआ इसको, तो इसको शिफ्ट इट अप। अच्छा, एक फायदा और है PMOS सोर्स फॉलोअर का, वो फायदा अगर कोई बताए तो बाखुदा 5 नंबर एक्स्ट्रा। अभी वो फायदा जिस चीज का है वो वाली चीज मैंने बनाई नहीं इसमें, सो इफ यू कैन गेस इट, सो दैट्स गोइंग टू बी सुपर। ये बात तो हुई है हमारी पहले, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे लेक्चर्स के बीच में गैप फिर आ जाता है, बार बार जो दोहराना होता है हमने, वो रह जाता है, लोग भूल भाल के फिर चले जाते हो। चलो मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, अब नंबर 2 हो गए हैं खाली, फालतू में गोल कर दिया इसको मैंने। चलो मैं यहाँ शॉर्ट इसको कर भी देता हूँ, ये शॉर्ट नहीं हो सकता। तो ये क्या चीज है भाई, ये चौथा टर्मिनल क्या है, बल्क। बल्क। तो PMOS का बल्क तो शॉर्ट हो गया अपनी सोर्स के साथ, और NMOS का बल्क मैंने शॉर्ट करने की वजह उसको ग्राउंड कर दिया, ये क्या बात है। NMOS कैसे बनता था, NMOS बनता था, ये आपका PMOS ग्लोबल, NVEL बनाना पड़ता है, उसका हाँ अपना होता ये है। ग्लोबल P सबस्ट्रेट था, इसमें N+ होता था, N+ होता था, सही है, और आपका ये गेट वेट होता था, और ये टर्मिनल हो जाते थे। PMOS के लिए आप क्या करते हैं, पहले आप बनाते हैं एक NVEL, फिर आप उसके अंदर बनाते हैं P+, so this is NVEL P+, ये हो गया, ये हो गया, ये गेट हो गया, and then there is this extra terminal available for NVEL। तो आप चाहें तो सोर्स और इनको शॉर्ट कर सकते हैं। इसका जो सबस्ट्रेट है वो तो ग्लोबल चिप का सबस्ट्रेट है, मेन जो NMOS, तमाम NMOSes का सबस्ट्रेट जो है, उसको आप ऐसे नहीं शॉर्ट कर सकते, उसने तो ग्राउंड पर ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, चलो ये फैक्ट तो सामने आ गया कि NMOS का सबस्ट्रेट वुड बी कनेक्टेड टू ग्राउंड, और PMOS का सबस्ट्रेट कैन बी कनेक्टेड टू इट्स सोर्स। चलो इससे बड़ी और हिंट दे देता हूँ, फिर एक नंबर पर ही आ जाते हैं कि इसका VSB कैन बी मेड टू बी इक्वल टू 0, इसका VSB कैन नॉट बी ऑलवेज मेड टू बी 0। इससे क्या फर्क होता है, बॉडी इफेक्ट जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड बॉडी हाँ इफेक्ट बॉडी हो इफेक्ट से क्या, जाता हमें यहाँ है। क्या डर लग रहा है बॉडी इफेक्ट से, यहाँ हमें क्या डर हो रहा है बॉडी इफेक्ट से, चेंज हो जाता है तो मॉसफेट इफेक्टिव नहीं होगा, मतलब मॉसफेट को ऑपरेट करने के लिए हमें इसके थ्रेशोल्ड चेंज हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, थ्रेशोल्ड चेंज होगा, हम इतना दम है सर्किट में कि थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगा, वो इशू नहीं है। हम वैसे ही PMOS को लोअर साइड पे चला रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने का इशू नहीं है। थ्रेशोल्ड के चेंज होने से हाँ हमें डर है, तो चेंज होने से और क्या डर है, सर एनमॉस में डायोड जो हैं वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे, इसलिए हम सबस्ट्रेट को ग्राउंड कर देते हैं। हाँ वो तो है, वो तो हम नहीं छेड़े। इशू ये है कि भाई देखो घूम फिर कर जो करंट इक्वेशन है आपके पास मॉसफेट की, वो वही है कि KN या KN/KP, चलो अभी तो खाली K लिखता हूँ, एंड देन VGS माइनस VTH। आगे पीछे होने से अगर VTH हिलने लग जाए, सही है कि आपका इनपुट ऊपर हुआ है, VTH कुछ और है, इनपुट नीचे हुआ है, VTH कुछ और है। सो व्हाट वुड इट गिव राइज टू, जब आपका सिस्टम इनपुट पे डिपेंडेंट हो जाए तो क्या होता है, आउटपुट इज
नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, सही है। सो इट्स अ हायर ऑर्डर फंक्शन ऑफ इनपुट देन। तो ये नॉन लीनियरिटी जो है ना इज सेव्ड हियर। पीमॉस सोर्स फॉलोअर में देयर इज नो नॉन लीनियरिटी, क्योंकि आपने उठा के इसका सबस्ट्रेट जो है वीएसबी को जीरो कर दिया। यहाँ आप नहीं कर सकते क्योंकि इसकी सोर्स ग्राउंड पे नहीं है। सोर्स पे आपको बायस करंट लगाना है, इसकी सोर्स ग्राउंड पे नहीं है और बल्क तो इसका ग्राउंड पे जाना ही जाना है। सो वी एस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, सही है। सो ये नॉन लीनियरिटी बच गई। पीमॉस से पहले तो आप शिफ्ट अप हुए एंड देन मोर लीनियर एज कंपेयर्ड टू NSF, NMOS सोर्स फॉलोअर, सही है। सही हो गया। अच्छा जरा भाई कोई गेन की इक्वेशन तो बताना सोर्स फॉलोअर की। सही हो गया। सही नहीं हुआ क्योंकि तुम लोगों को याद नहीं है। अगर इसको क्लोज टू 1 लाना है तो हमें क्या चीजें बढ़ानी होंगी? किस चीज को बढ़ाऊं? भाई दो ही चीजें हैं इक्वेशन में, एक जाहिर है मुझे जीएम बढ़ाना होगा और आर एल कहाँ से आ रहा है? आर एल ऑब्वियसली जो है आपका इधर जो नजर आ रहा है आपको करंट सोर्स का आरडीएस, सही है। बढ़ा लेते हैं, चलो उसको भी बढ़ा लेते हैं और जीएम को भी बढ़ा लेते हैं। जीएम कैसे बढ़ेगी भाई किसी ट्रांजिस्टर की? जीएम का फॉर्मूला क्या होता है? टू आइडिया K हाँ देखो अब वो वाला फॉर्मूला बताना जो कि इस सिचुएशन में रेलेवेंट हो। 3 डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। सो गिव मी दैट फॉर्मूला जो कि इस सिचुएशन में रेलेवेंट है। ये सिचुएशन क्या है? इस वक्त आपके ट्रांजिस्टर के हाथ में करंट नहीं है, बायस करंट नहीं है। बायस करंट इज बीइंग सेट बाय द करंट सोर्स। तो इस वक्त कौन सी इक्वेशन चलती है? N VGS minus VTH. हाँ देखो भाई एक इक्वेशन होती है 2ID ओवर V ओवर ड्राइव, दूसरी होती है KN, सही है, W बाय L एंड देन V ओवर ड्राइव। तीसरी होती है वो वही 2 होता है कि नहीं होता पता नहीं, इसमें नीचे म्यू एन सी ऑक्स W बाय L रूट, सही है। कौन सी यूज करूं? Second वाली. सोच लो भाई तुम लोग। इस चीज में बहरहाल तुम लोग बड़े कंफ्यूज होते हो। अब ये चीज जो है ना मुझे सिमुलेशन से प्रूव करके लाके देना। सो दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 3, प्रूफ थ्रू सिम्स कि कौन सी इक्वेशन जो है इस वक्त काम आएगी जब आपका पी मॉस इस तरीके से लगा हो। तो वहां खुद से 2 पी मॉस जरा लगा कर जरा चला के देखना और अगर फंसो तो फिर फहद भाई को आवाज देना, सही है। तो चलो अभी मैं अगर अज्यूम कर लूं कि सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, उस सूरत हाल को बेहतर करने को उर्दू में अगर हम टेक्निकल जबान में अगर हम बोलेंगे हाँ भाई W बाय L बड़ा करना है, तो ये सोर्स फॉलोअर या गेन जो है वो इट वुड टेंड टूवर्ड्स 1, सही है। W बाय L बड़ा कर दूं, ID को बड़ा कर दूं, इट वुड टेंड टूवर्ड्स 1, सही है। तो कर देते हैं भाई। ये आपकी फाइनल जो शक्ल बनती जा रही है सर्किट की वो कुछ प्रैक्टिकल सी शक्ल आती जा रही है।
इसका W/L भी बड़ा कर देते हैं, इसका ID भी कुछ अच्छा सा रख देते हैं। फर्ज करो ऐसी अंदाजन कह रहा हूँ 100 मतलब ऊपर 50 हो गया, ये 0.5 हो गया, 100 हो गया रेशो, इसको रख देते हैं। चलो 50 माइक्रो एम्पेयर्स रख देते हैं। क्या कोई मतलब एवरीथिंग इज रोजी, सब सही है, या अब कोई और पिटफॉल है जिससे हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए? इसको मैं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, बेहतरी आती चली जाएगी, गेन 1 के बराबर आता चला जाएगा। बूट स्ट्रैपिंग के लिए क्या करना है? मैंने बूट स्ट्रैपिंग के लिए करना है यहाँ से उठा के इसको इधर कनेक्ट कर देना है। सही है, तो गेन 1 होता चला जाएगा, बूट स्ट्रैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होती चली जाएगी। क्या ख्याल है? W/L बढ़ाता जाऊं? ये क्या चीज है ये? इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस, इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस CGD, सही है, जो कि किस चीज के बराबर है? W/L, the overall area, सही है, and then this part, and then in saturation there is this thing, सही है। और 2/3 कहाँ बैठा है भाई इसका सैचुरेशन में? ये बैठा हो CGS। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम CGS को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और जरा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मामला। सो वी कैन लुक एट दिस कैपेसिटेंस। अगर मैं इसको यहाँ से यूं बनाने की बजाय इफ आई जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, क्या ख्याल है ये एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस नहीं बन गई? ये क्या होगा? यहाँ से चार्ज पैकेट आएगा, आ रहा था, यहाँ ये पी जाएगा, बजाय इसके कि जाके इसके गेट को हिलाए, यहाँ से ये पी गया। So you can't go bazooka with this. If you keep increasing and making the source follower large, तो उसके अपने जो इंट्रिंसिक कैपेसिटेंसेस हैं वो आपकी पैरासिटिक्स में कन्वर्ट करके उसके जो है वो तबाही करने लग जाएंगे सेंसिटिविटी की। अब जो आपकी इक्वेशन बनेगी ना टू टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग की, वो होगी CM/VB ओवर CM प्लस CGD प्लस 1 - A, और यहाँ क्या होता था भाई? C0 प्लस CP2। फाइनल इक्वेशन जो है अभी आपके पास कुछ इस टाइप की आएगी, और आपने अपने सिमुलेशन रिजल्ट्स में इससे मैच करने होंगे। अभी इस वाली एक्सरसाइज में तो नहीं डायरेक्टली, थोड़ा सा फहद की हेल्प बीच बीच में चाहिए होगी, लेकिन अगली एक्सरसाइज तक यू शुड बी एबल टू मैच दीज थिंग्स। सही है, तो एक ये चीज हो गई। वन लास्ट थिंग बिफोर वी क्लोज दिस और हम अगली अप्रोच पे जाएं। एक चीज हम भूल गए। हम भूल क्या गए कि हम जो शुरू हुए थे इस कोर्स के शुरू में, वो ये था कि यार सेंसर बनेगा, रीड आउट IC बनेगी, ये इस पैड से उठकर यूं जो है वायर बॉन्डिंग होगी। सही है, तो ये सेंसर का फर्ज करो ये रहा कौन सा टर्मिनल? बैक प्लेट। ये तो आता ही नहीं ना आपकी रीड आउट की तरफ, तो नहीं आता ना बैक प्लेट। आप देखें कहाँ है बैक प्लेट? ये रहा बैक प्लेट। इसने कहाँ जाना है? इसने VB पर जाना है। इफ यू जस्ट अज्यूम कि हम अभी रजिस्टर नहीं लगा रहे, हम अभी अज्यूम कर लेते हैं रजिस्टर नहीं लगा रहे, रीड आउट की तरफ किसने जाना है? मूविंग मेम्ब्रेन में। सो लेट्स से कि दिस इज योर मूविंग मेम्ब्रेन टर्मिनल। तो यहाँ तो आपने VB लगा दिया, मूविंग मेम्ब्रेन साहब उठकर आए इधर, और आपका सोर्स फॉलोअर कहाँ बैठा है? ये बैठा हुआ सोर्स फॉलोअर, और यहाँ पे ओपड़म पुड़म पुड़म सारे सर्किट शुरू हो गए। सही है, यहीं आके डायोड भी लगा और सारी कहानियां इधर जो है शुरू हो गई। ये जो तार है ये भी कोई मासूम तार नहीं है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव राइज टू अनदर पैरासिटिक कैपेसिटेंस एंड लेट्स कॉल दैट CP_in। सही है, तो आपकी जो फाइनल, हाँ लेट्स कॉल दैट CP_in। ये जो तार वायर बॉन्डिंग का है जो कि सेंसर से ROIC तक गया है, तो यहाँ पर इस तार की वजह से भी एक CP_in बन जाएगी। सेंसर ROIC के अंदर तो था नहीं, तो इवेंचुअली जो आपकी इक्वेशन बनेगी देयर वुड बी CP_in हेयर ऑल्सो। वो CP_in कहाँ बैठा हुआ है?
ये रहा आपका CP in, and that is because of all the wire bonding, all the packaging, all that sort of stuff. सही है. तो finally this is a practical picture of a constant charge voltage readout for a capacitive MEMS sensor. Capacitive MEMS sensor क्या है? एक acoustic pressure आता है, वो एक displacement करता है सेंसर में, उसको आपने इलेक्ट्रिकली एक्साइट किया हुआ है, उस डिस्प्लेसमेंट को आप एक वेरिएबल कैपेसिटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं. उस वेरिएबल कैपेसिटेंस को पैरासिटिक कैपेसिटेंस से तंग किया करती नहीं, आपने उन्हें बूटस्ट्रैपिंग से नलिफाई कर लिया. इस कैपेसिटेंस को आप वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं थ्रू कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीडआउट. आप लीकेज कैसे कंट्रोल करते हैं और हाई रेजिस्टेंस कैसे अचीव करते हैं थ्रू अ रिवर्स बायस डायोड. फिर आप ख्याल रखते हैं यहाँ पर जो पागल बनेगी पैरासिटिक्स हैं, इतना बड़ा ना कर दें आप प्री एम्पलीफायर, तो आप उसकी साइजिंग देखकर करते हैं और एक यूनिट गेन आप जो है गेन प्री एम्पलीफायर का अचीव करते हैं और पलट कर आप उसको उसके आउटपुट को बूटस्ट्रैप करते हैं. इस चीज को अभी तुम लोग हैफेजर्ड तरीके से खुद से सिमुलेट करो, फिर इसको जरा तमीज से हम खुद से बैठकर, जब हम इस पे तमीज की बनी हुई डिजाइन एक्सरसाइजेस आगे आएंगी प्रैक्टिकल डिजाइन में, अभी तो हम इसको सेपरेटली वो कर रहे हैं. जब सेंसर के साथ आएगा मामला तो हम इसको खुद से बैठकर जरा तमीज से दोबारा से सिमुलेट वगैरह करेंगे. तो अब अगले लेक्चर में जो हमने पढ़ना है थोड़ा सा वो यार अगर देखते आओ थोड़ा वो आसानी हो जाएगी. तो अगली दफा हमने पढ़ना है कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज रीडआउट. सही है. तो ये जरा देखते हुए आना. मेरी थीसिस से मैं तुम लोगों को सेक्शंस वगैरह शेयर कर दूंगा. तो मैं आज ये तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो रेफरेंस मटेरियल है. सही है. और फिर हम इस पर बात करते हैं आगे कि इसके अंदर भी हम लोगों ने जो डिफरेंट अप्रोचेस उस वक्त PhD के दौरान लगाई हैं उसको देखेंगे. फिर वहां से हम थोड़ा सा एक आध लेक्चर में हम खुद से मिल मिला के तुम लोग इंशाल्लाह हम लोग तुम लोगों को फरवरी के एंड से पहले यहाँ बुलाने के चक्कर में हैं, ये तुम लोगों को पता है. तो तुम लोगों की इंशाल्लाह एक दो हफ्ते के बाद इंशाल्लाह जो क्लासेस होंगी वो ऑन कैंपस ही होंगी. फिर तो यहाँ तुम लोगों का हॉस्टल ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है. वो इस अगले हफ्ते तुम लोगों के सीनियर से बात करके हॉस्टल फाइनलाइज करके तो अब तुम लोग थोड़ी सी तैयारी भी पकड़ो. यहाँ वैसे तो खैर कराची में सर्दी गर्मी तो नहीं होती, मौसम ठंडे गर्म कपड़े तो नहीं लेने होते, लेकिन ये कि अब तुम लोगों को रीलोकेट होने का टाइम आ रहा है. तो इंशाल्लाह अराउंड एंड ऑफ फरवरी जो है गाइस शुड बी हियर. तो हम लोग जाहिर है एक आध हफ्ते में हॉस्टल फाइनलाइज और ये तमाम चीजें फाइनलाइज करके वी वुड गिव यू ग्रीन सिग्नल कि अब तुम लोग उठो और आ जाओ. तो खवातीन का उसमें अलग सेटअप है, वो वही है, दोनों हॉस्टल करीब करीब है. खवातीन का ऑल फीमेल हॉस्टल है, हजरात का ऑल हजरात हॉस्टल है. ये कि वो सेटअप काफी तमीज का है, ट्रांसपोर्टेशन की होगी, वहां से लाना ले जाना तुम लोगों को कोई ऐसा इशू वगैरह नहीं होगा. फिर ये कि तुम लोग हमारे साथ ही बैठे होगे डिजाइन सेंटर में, ये कि मतलब ये अच्छी बात भी है बुरी बात भी है कि हम लोग भी तुम्हारे सर पे सवार होंगे, हर वक्त तुम लोग भी सवार होगे. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव, क्योंकि शुरू में सर में दर्द तो होता है, लेकिन जब पूरी टीम और तुम लोग बराबर में ही बैठे होगे तो जाहिर है फिर काम ही होगा. मतलब फिर ये कि मतलब अब इतनी दूर आओ इस्लामाबाद से और बैठ के ऐसी जो है कराची में इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह गिनते रहो तो फायदा नहीं है. तो इंशाल्लाह इट वुड बी वेरी क्लोज इंटरेक्शन. और वो तो ये कि थोड़ा सा तैयारी पकड़ो. फहद से अगर गाइडेंस लेनी है वी कैन ऑल्सो अरेंज अ स्मॉल लेट्स से सेमिनार के कराची आने से पहले. वैसे तो कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं है, और जाहिर है यहाँ तुम लोग अकेले नहीं होगे, मतलब वी वुड बी विद यू गाइस. तो लेकिन ये कि जाहिर है पता नहीं घर से पहली दफा निकलोगे क्या करोगे. तो ओवरऑल आइडिया जरा थोड़ा सा हिम्मत पकड़ना शुरू करो, तैयारी करना शुरू करो. तो इंशाल्लाह इन अ वीक वी वुड गिव यू ग्रीन सिग्नल. फिर उसके एक हफ्ते के बाद वी वुड एक्सपेक्ट कि तुम लोग यहाँ आ जाओ. तो सही है. अभी तक क्या फिर अभी जाहिर है यार मैं क्या पूछूं, मैंने पता नहीं 2 ही लेक्चर लिए या 3 लिए, अब तो मुझे एग्जैक्टली ये भी याद नहीं है. बहुत शदीद डिस्ट्रैक्टेड मामला चल रहा है.
पिछले हफ्ते फिर फैमिली में वो एक के पीछे एक सब बीमार होने लग गए थे। वालदा को अलग एडमिट कराना पड़ा, बेटी को अलग एडमिट कराना पड़ा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि हाँ मतलब मैं मैनेज तो नहीं कर पा रहा हूँ, हर दफा तो मैं उसको आदत करता हूँ, लेकिन ये कि आई एम ट्राइंग टू डू के गैप ना आए ऐसा कि फहाद आकिब और उस्मान के थ्रू तुम लोगों का ना कुछ चलता रहे। तो जो भी चीजें मिसिंग रह जाएंगी वो तुम लोग जब इधर हमारे हाथ आओगे तो हम लोग यहाँ तो सुबह शाम बैठे हुए होते हैं, तो ये कि वो इंशाल्लाह सब कुछ मतलब कवर हो जाएगा। तो उसमें कोई ऐसा खास इशू नहीं है। वो हर वक्त यहाँ हम लोग लेक्चर्स भी चल रहे होते हैं, डिस्कशंस भी चल रही होती हैं, लैब्स ये वो सब वो हमारे वहीं बिल्कुल एक हाथ के फासले पे रखा हुआ है। तो ये कि वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये कि शेयर करते रहो। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या जो भी हो रहा है वो शेयर करो। मुझे तुम लोगों की तरफ से कोई फीडबैक मिलता नहीं है तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि बात चल क्या रही है, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल नहीं रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ बैठूं और डिस्कशंस करूं। तो ये कि थोड़ा सा खुद ही से शेयर करो, हाथ से शेयर कर दो, आकिब से कर दो, जिससे कंफर्टेबल हो कि क्या सूरत हाल चल रही है और क्या मतलब किधर फंसे हो या क्या करो। बाकी मैं आज रेफरेंस मटेरियल भेजता हूँ, लेट्स होप इंशाल्लाह कि जो है इतवार को तुम लोगों को रिमोट एक्सेस देके, तो एक आध दफा तो रिमोट एक्सेस के साथ कर चुके हो ना तुम लोग लैब? सर सिर्फ दो चीजें, एक पैराडॉक्स। दो आवाज कट सेशंस रही हो है। चुके हैं। हाँ 2 सेशंस रिमोट एक्सेस के साथ कर चुके हो, यानी कि अब कैट टूल पे कम से कम कुछ ना कुछ मशरिक मगरिब तो अब पता ही होगा ना केडेंस पे। जी सर। चलो सही है, तो बस फिर इस इतवार को करते हैं अगला सेशन, और उसके एक आध हफ्ते के बाद तो तुम लोग यहाँ इंशाल्लाह हो गई, फिर तो हर वक्त जाहिर है केडेंस भी बैठे होगे। तो चलो ठीक है यार, फिर होती है तुम लोगों से बात ना इंशाल्लाह इतवार तक। सही है, और टेक केयर। फिर अगर अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर निकलते हैं।